Daivan, and I'm back with थर्ड एपिसोड ऑफ नावल में हाई पिया। तो चलें अब बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एपिसोड पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिव्यूज़ दें। और साथ साथ मेरा जो दूसरा नावल है द वॉर ऑफ डेथ, जो मैं खुद लिख रही हूँ, जिसके राइटर मैं खुद हूँ, उनकी 12 एपिसोड्स अपलोड हो गई हैं। एक दिन के वक्फे से एपिसोड्स अपलोड होंगी, तो उसे भी देखें, उसे भी पढ़ें, उसके बारे में भी रिव्यूज़ दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं। हुरा सही से खाना खाएं। अगली सुबह वो एहतियातन नाश्ते के बाद हुरा को डॉक्टर के पास लेकर गया था और डॉक्टर ने इसे हुरा का बहुत ख्याल रखने की ताकीद की थी। और अब रात के खाने के वक्त मेज पर हवेली के तमाम मकीन मौजूद थे। हुरा, जो कि हमेशा की तरह हवेली के तमाम मकीनों की मौजूदगी में सहरी हुई थी, बामुश्किल चंद लक़्मे हलक से उतार पाई थी। अब दूसरी मरतबा अब्बास से नोट करता टोक रहा था, जबकि वहाँ मौजूद हर शख्स को अब्बास का हुरा की इस कदर फिक्र करते देख कर कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। सरदार भी मुसलसल हुरा को खुनख्वार और हकारत भरी नज़रों से देख रही थी। नाइमा भी नगवारी से हुरा को देख रही थी। इनमें सरदार शेरदिल और नूरे थे, जो अपनी प्लेट पर झुके हुए थे, मगर नूरे की आंखों की उदासी हर एक आसानी देख सकता था। अब्बास, तुम शेर कब जा रहे हो? बीजान ने अपना मूड बेहतर करने की वजह से अब्बास का ध्यान हुरा से बटाना चाहा था। अभी कुछ देर यहीं पर हूँ माजी, अब्बास ने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। क्या जादू कर दिया है इस बनी ने तुम पर? पहले तो तुम यहाँ कमाते थे और अब तो लंबा क्या चाहते हो? हुरा को देखते वो तंजिया जुमले से बोलती तो अब्बास ने नाश्ते से हाथ रोक दिया। माजी, वनी जैसे लफ्ज़ आइंदा में हुरा के लिए ना सुनो, क्योंकि मैं हुरा की हैसियत और मुकाम दुनिया पर वाज़ह कर चुका हूँ। आइंदा यह फजूल खताब मेरे कानों में तक ना पहुँचे। लहजा नर्म और तनबीहा तब, जबकि इसके अल्फाज सरदार बीबी ने बामुश्किल जब्त किए। बाकी सब खामोश तमाशाई बने इन माँ बेटे की गुफ्तगू सुन रहे थे। मैं कभी दुश्मन के ख़ानदान की लड़कियों को कबूल नहीं करूँगी, जवाबन सरदार बीबी तड़क कर बोली। आप में ये याद रखें कि हुरा मेरी बीवी है और मेरे होने वाले बच्चे की माँ, अब्बास ने बुलंद आवाज़ में मजबूत अंदाज में कहा, जबकि इसने सबको हुरा की उम्मीद से होने की खबर से आगाह करना मुनासिब समझा। मगर इसके इतनी बड़े खबर इस तरह आम अंदाज में कहने पर हवेली के तमाम मकीनों को जैसे सांप सूख गया। वह सब हनूक बने अब्बास को देख रहे थे। यकीनन अब्बास के चेहरे पर संजीदगी थी, वो कोई मजाक नहीं कर रहा था। नूरे पथराई आंखों समेत अब्बास को देख रही थी, जिसकी खुद की निगाहें अब हुरा के चेहरे पर थी। क्या कह रहे हो अब्बास तुम? सबसे पहले सरदार शेरदिल का सख्ता टूटा तो वो दबे दबे गुस्से से बोले, पापा जान, आप दादा बनने वाले हैं। अब्बास ने सर झुकाए बैठी हुरा को देखते हुए सरदार शेरदिल को इनकी बात का जवाब दिया। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब नहीं अब्बास, ये बदकिरदार लड़की है, तुमसे झूठ बोल रही है, तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रही है तुम्हें, ये पीछे से लाई होगी। सरदार बीबी हित्ता कमीज लहजे में अंदाज में गुराई थी, जबकि अब्बास जोर से मेज़ पर हाथ मारता खड़ा हुआ। इसका चेहरा और आंखें गुस्से के बाद सुर्ख हो रही थी। बाकी सब भी डर कर अपनी जगह से उठे, जबकि हुरा के हलक से दबी दबी चीख निकली थी। सरदार बीबी के अल्फाज, ओ माय गॉड, ये क्या? ये क्या हो गया है? मुझे क्या करना है? बंद करना चाहिए। जबकि हुरा के हलक से दबी दबी चीख निकली थी। सरदार बीबी के अल्फाज अब्बास का दिल चीर गए थे। हुरा ने सहमी निगाहों से अब्बास को देखा था। आपने आपने मेरी औलाद को गाली दी है माँ, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। सबर और ज़ब्त की इंतहा कुछ होता वो बोला। ज़िंदगी में पहली बार इसकी आंखों की वहशत देखकर सरदार बीबी बेचैन हुई थी। यकीनन वो अपने नरम दिल और साबिर बेटे को अपने अल्फाज से तोड़ रही थी, जिनका इन्हें एहसास भी नहीं था। अब्बास, मेरे शेर, क्या हमाकत है ये? अब ये मामूली लड़की हमारी नस्ल आगे बढ़ाएगी? इस मरतबा वो धीमे मगर काटदार अंदाज में बोली। अब ये बात क्यों नहीं समझ रही माँ जी? ये मेरी बीवी और यही इसकी हैसियत है। अब तो ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए हर कोई सुन ले। हुरा को हवेली में अगर किस तरह का मसला हुआ तो मैं हुरा को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, और वापसी की उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। अब्बास चनकर बोला था और अपने इरादे से इन्हें पहले आगाह कर रहा था। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अब्बास? तुम इस लड़की के लिए हमें छोड़ दोगे? अब्बास की बात सुनकर वो सदमे से बोली थी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, मगर आप मुझे अपने रवैये से मजबूर कर रही हैं। सरदार बीबी के चेहरे पर बेचैनी देखकर अब्बास ने धीमे लहजे में कहा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इस लड़की को। हुरा को देखकर वो चीखी थी। निकाह करवाने से पहले ये बात सोचनी चाहिए थी आपको। अब तो हुरा मेरी बीवी है और हर शर्त ये बर्दाश्त करना होगा आपको, क्योंकि मैं ज्यादती ना खुद कर सकता हूँ अपनी बीवी के साथ, ना किसी और को इजाज़त दे सकता हूँ। सरदार शेरदिल को देखता इस बार वो जताते हुए अंदाज में बोल रहा था, बस करो अब, तुम अब्बास हमारा इकलौता बेटा है और इसकी औलाद ही हमारी वारिस है।
सब अब्बास की निगाह का शिकवा समझते हुए सरदार शेरदिल सरदार बीबी को देखते हुए ढाड़े थे, जबकि बाकी सब ने सरदार शेरदिल को हैरत अंगेज तासुरात लिए देखा। मैं कभी नहीं कबूल करूंगी, ना इस लड़की को ना इस लड़की की औलाद को। सरदार बीबी इस मरतबा शोहर को देखते दबी दबी आवाज में बोली, माँ ये मेरी औलाद है। सरदार बीबी की बात पर अब्बास ने खुद पर जब्त करते हुए कर्ब से कहा था। इसके लहजे का कर्ब सरदार बीबी समेत तो हवेली के तमाम मकीनों ने महसूस किया था। मुझे अफसोस है माँ, आप सिर्फ हुर्रा से नफरत की वजह से ये सब बोल रही हैं, वरना आप मेरी माँ हैं। मुझे मालूम है आप इतनी संगदिल नहीं हो सकती। आखिर क्या कसूर है हुर्रा का, क्यों काबिल नफरत लगती है हुर्रा आपको? आवाज़ ने इन्हें देखते हुए संजीदगी से कहा, जबकि इसके लहजे में दुख था। क्योंकि ये मेरी बेटी की कातिल के खानदान से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए नफरत है मुझे इससे, और मेरे बेटे की औलाद इस लड़की से पैदा हो मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी ये अब्बास। सरदार भी मिसल से सर झुकाए खड़ी हुर्रा को हकारत से देखते बोल रही थी, ये बात सुन ले माँ जी, अगर हुर्रा और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचा तो मैं इतने सब्र का मुजाहरा हरगिज़ नहीं करूँगा जितना अभी कर रहा हूँ। और आप अच्छी तरह जानती है मैं अपनी बात का कितना पक्का हूँ। बेशक माँ से ज़्यादा औलाद को कोई नहीं जानता। अब्बास ने माँ का तकद्दुस कायम रखते हुए अपनी ख़त्मी बात कहते हैं सरदार बीबी को बहुत कुछ पावर करा और सख्ती से भींची हुई मुट्ठी को खोला और हुर्रा का हाथ थाम कर वहाँ से निकल गया। अब्बास के निकलने के बाद सरदार शेरदिल ने कांटदार निगाहों से सरदार बीबी को देखा। बार बार इस लड़की के लिए अपनी नफरत का इजहार करके तुम अपने बेटे को खुद से बदगुमान करी हो बेवकूफ़ औरत। वह इन्हें सख्त निगाहों से देखते गुराया था। मैं मुनाफकत नहीं कर सकती, मुझे इस लड़की से नफरत है तो इजहार भी नफरत का ही करूँगी। वह सरदार शेरदिल को बहुत कुछ जताते हुए बोली, मैं मुनाफकत नहीं कर रहा, मुझे भी नफरत है इस लड़की से, मगर मत भूलो कि हमारा बेटा इसे बीवी का दर्जा दे चुका है और जल्दी वो हमें वारिस देने वाली है। और खबरदार अब तुमने बकवास की, तुम्हें कबूल करना होगा आराम में इस लड़की को। सरदार बीबी के दोबारा लब खोलते देखकर सरदार शेरदिल के हाथ के इशारे से इन्हें बोलने से रोके और तनबीहा निगाहों से देखते बोले, मेरी बेटी का क्या होगा सरदार जी, जुल्म किया है आप सबने मिलकर मेरी बेटी के साथ। सरदार शेरदिल की बातें सुनकर कब से खामोश खड़ी नाइमा ने जेठ को देखते खासी बुलंद आवाज़ में बोली, नूरे हमारी बेटी है नाइमा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं अब किसी भी ताखीर के बगैर जल्दी अब्बास और नूरे का निकाह करवाऊंगा। सरदार शेरदिल ने सर झुकाए खड़ी नूरे को देखते हुए संजीदगी से कहा, अभी आपने हुक्म दिया है कि इस लड़की को अब्बास की बीवी के तौर पर कबूल कर लें, क्योंकि वो अब्बास के बच्चे की माँ बनने वाली है। और अब आप ये कैसे कह रहे हैं कि मैं अभी अब्बास से उम्मीद रखूँ कि वो मेरी बेटी को अपनाएगा? नाइमा धीमी आवाज़ में बोली थी, तो क्या चाहती हो तुम, ख़त्म करना चाहती हो रिश्ता? क्या तुम ये नहीं जानती कि जब हमारे ख़ानदान की एक लड़की एक बार जिस शख्स से रिश्ता तय हो जाए, फिर चाहे वो कुछ भी हो जाए, रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते। बेशक सारी ज़िंदगी भी वो मर्द इस लड़की को ना अपनाए, मगर इस लड़की की सारी ज़िंदगी इसी के नाम पर कटती है। सरदार शेरदिल ने इन्हें अपने ख़ानदान के सख्त उसूल याद करवाए जिन्हें वो पहले से जानती थी। आप लोगों ने मेरी यतीम बच्ची के साथ जुल्म किया है। वो गुमसुम खड़ी नूरे को देखते हुए रोते हुए बोली, नहीं होगा जुल्म नूरे के साथ। इस्लाम में मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, तो क्या हो गया अगर हम अब्बास की दूसरी शादी नूरे से करते हैं? तुम जानती हो अब्बास जब इस दुश्मन की लड़की ख़ानदान की लड़की के साथ ज्यादती नहीं कर सका और इसे इसके सारे हकूक दे तो क्या वो नूरे के साथ कोई ज्यादती कर सकता है भला? सरदार शेरदिल कहते हुए आखिर में नाइमा से सवाल करके तो वो इनकी यकीन दिलाने पर खामोश हो गई। वो कमरे में बेड पर आकर टिके, मगर वक्त से अब्बास के गुस्से से तलमिलाए चेहरे को देख ली, जो सोफे पर बैठा अंगूठे और एक उंगली से अपने सर को दबा रहा था। काफ़ी देर गुजर गई मगर कमरे में हनूस खामोशी छाई थी। अब्बास के चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि वो किस कदर परेशान है। हुर्री ने कुछ सोचे अब्बास की जानिब कदम बढ़ाए। हुर्रे के करीब आने पर अब्बास से सर उठाकर इसे देखा और नरमी से कलाई थाम कर इसे अपने बराबर सोफे पर बिठा लिया। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अब्बास के कंधे पर सर रखते हुर्रा ने मध्यम आवाज़ में कहा तो अब्बास ने सर इस्पात में हिलाते हुए हुर्रा के बालों पर लब रखे। और हुर्रा आप भी प्लीज़ किसी बात की टेंशन नहीं लेंगी। बाजी के रवैये को इग्नोर करें, जब हमारा बच्चा दुनिया में आएगा तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अब्बास नरमी से इसे समझाते हुए इसकी कमर चला रहा था। जी, हुर्रा ने सर हिलाते हुए कहा, आपने कभी मेरे नाम का मतलब नहीं पूछा? क्या आपको मालूम है मेरे नाम का मतलब? अब्बास अभी हुर्रा का ध्यान बटाता हुआ ऐसे बातों में लगा रहा था। मुझे तो नहीं पता मतलब। हुर्रा ने ज़रा सा अब्बास के कंधे सर उठाते हुए शर्मिंदगी से कहा। हुर्रा की मासूमियत पर अब्बास के लब पर मुस्कुराहट बिखरी। अब्बास अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है शेर। अब्बास हुर्रा का सर अपने सिरे से लगाते गोया हुआ, वाओ, बेसाख्ता हुर्रा के मुंह से निकला। आप पर बिल्कुल सूट करता है नाम और मतलब। हुर्रा मजीद गोया हुई तो अब्बास की मुस्कुराहट गहरी हुई। यकीनन ये इसी का दिया गया एतमाद था कि हुर्रा आराम से इससे बात करी थी, वरना वो इतना खामोश रहती थी। वो इससे बातें करने के लिए उकसाता था। और जानती हैं मैंने एक बात सोची। अब्बास अब इसके चेहरे पर खुशी देखते मजीद गोया हुआ। क्या? हुर्रा ने आबरू अचकाते हुए पूछा। मैं अपने बेटे का नाम हैदर रखूंगा और हैदर का मतलब भी शेर है। अब्बास अपने ही जोश में बोला था, जबकि इसकी बात पर हुर्रा के लब सुकड़े थे, जिन्हें अब्बास ने फ़ौरन नोट किया और पूछा, क्या हुआ? बेटा ना हुआ, अगर बेटी हुई तो? हुर्रा ने डरते हुए पूछा। फिर तो बेटे से भी ज़्यादा खुशी होगी मुझे। अब्बास ने हुर्रा के माथे पर लब रखते हुए लबों पर गहरी मुस्कुराहट सा जाए कहा तो अब्बास की बात सुनकर हुर्रा ने इत्मीनान का सांस लिया। आप बहुत अच्छे हैं बेसाख्ता, हुर्रा ने कहा जानम। अब्बास मुस्कुराते हुए इसका नाम पुकारते हुए वालिहाना अंदाज में हुर्रा के मुस्कुराते चेहरे पर झुक गया और बेख्तियार होने लगा।
वो अपने ऑफिस में कुर्सी की पोस्टर टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था। जब से वो अब्बास के वलीमे की तकरीब से आया था तब से इस लड़की की सुर्ख आंखें और उदास चेहरा इसे नहीं भूल रहा था। आसमानी रंग के हल्के काम वाले जोड़े में दुपट्टा सिर पर ओढ़े वो सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाली लड़की वो जितनी खूबसूरत थी इतनी ही उदास थी। ओ आलियान और नूरे का आई गेस कपल बनेगा मेरे ख्याल से। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आलियान ने कभी लड़की के बारे में इतना नहीं सोचा था जितना वो उस उदास खूबसूरत चेहरे वाली लड़की के बारे में सोचा है जो इसे मैच चंद लम्हों के लिए दिखाई थी। फिर तो वो सारी तकरीब भी इसे ढूंढता रहा मगर वो इसे फिर नजर नहीं आई। मगर कल से बचाने क्यों बेचैन हो रहा था। इसकी ज़िंदगी में लड़की सिर्फ एक सूरत में आती थी, वो भी गर्लफ्रेंड की हैसियत से, वरना इसे तो अपनी माँ की शक्ल भी याद नहीं थी। बचपन में इसे अब सिर्फ बाप का रिश्ता मिला था या फिर इसकी ज़िंदगी में अब्बास और अहमद जैसे दोस्त थे जो भाइयों से भी बढ़ करते हैं। अब्बास और अहमद की अच्छी सोबत का असर था कि अब अलियान कम ही बुरे कामों में पड़ता था बल्कि अब तो अपने बाप के बिजनेस को हैंडल कर रहा था। हसीन मगर उदास लड़की, आंखें नीचे ही अलियान के लबों ने हरकत दी। वो नहीं जानता था वो कौन है, क्या नाम है इस लड़की का, मगर अलियान ने उसे यही नाम दिया था और अब वो अपनी इस हरकत पर मुस्कुराया था। जब तक इस उदास लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट न देख लेता इसके बेचैन दिल को करार नहीं आना था। कुछ सोचते हुए वो अपना कोट उठाकर अपने ऑफिस से निकलता चला गया। अब्बास काफ़ी दिनों से शहर नहीं आया था। कॉल पे इसने कुछ दिन हवेली रहने का बताया तो अलियान ने कुछ सोचते हुए गाड़ी का रुख किया। अब्बास के गांव की सिमत किए सारे रास्ते वो इसी उदास लड़की को सोचता रहा। मगर जब हवेली पहुंचकर वो गाड़ी से निकला तो अब ये परेशानी हुई कि अब्बास से इस लड़की के बारे में कैसे पूछेगा। वो तो इसका नाम भी नहीं जानता, तो जाने अब्बास इस लड़की को जानता होगा या नहीं, और वो अब्बास से इस लड़की का किस तरह पूछेगा। साहब आप मल्तान खाने में बैठे, सरकार को पैगाम भिजवा दिए, वो आते ही होंगे। एक मुलाजिम ने नहायत अदब से मुतब होकर अलियान को कहा तो अलियान बगैर कोई जवाब दिए इस वसी खूबसूरत कदीम हवेली को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। जब इसकी निगाह ऊपर एक खिड़की के खुले पट पर पड़ी और अलियान के कदम वहीं ज़मीन में जम गए। मगर अलियान को खुली खिड़की के पास खड़ी उस उदास लड़की को देखकर खुशगवार हैरत हुई। बेख्तियार इसके लब मुस्कुराए मगर वो लड़की पर्दा बराबर करके वहाँ से चल चुकी थी। वो एकदम अलियान को बेचैनी नियान कर रहा था। अभी तो वो इसे मिली थी और एक लम्बे बाद ही खो गई थी। साहब चले, नाजिम ने एक ही सिमत खड़े देखकर ज़रा से बुलंद आवाज़ में कहा, पुकारा तो अलियान ने चौंक कर इसे देखा और फिर बंद खिड़की को देखा मगर वहाँ अब वो मौजूद नहीं थी। मायूसी से अलियान ने सर झटका और हवेली के अंदर जाने की बजाय अपनी गाड़ी की जानिब बढ़कर मुलाजिम हैरत ज़दा से गाड़ी हवेली से ले जाता देखता रहा। ये क्या कह रहे हैं आप ये क्या कह रहे हैं बाबा सरकार आप? सरदार शेरदिल की बात सुनते ही अब्बास ने अफसोस से इन्हें देखते हुए पूछा। वो दोनों इस वक्त हवेली की बैठक में मौजूद थे। मुलाजिम ने इसे अलियान की आमद की खबर दी थी। वो यहाँ आया था मगर अलियान मिले बगैर वापस चला गया था और अब वो बाबा जानने से वो जो बात बोली थी इसे सुनकर अब्बास ने बेयकीनी से नहीं देखा। मेरे ख्याल से ये जैसे नूरे से निकाह को कह रहे हैं। अब्बास में फिर से अपनी बात दोहरा देता हूँ। सरदार पुरसुकून अंदाज में बोलते क्योंकि वो जानते थे अब्बास इनका फरमाबरदार बेटा है, वो कभी इनकी बात से इनकार नहीं करेगा। हम चाहते हैं तुम्हारी और नूरे की शादी मज़ीद ताख़ीर के बगैर जल्द अज जल्द हो जानी चाहिए। वो अब्बास की हैरत तासुरात देखते फिर से बोले जबकि अब्बास ने इनकी बात सुनकर नफ़ी में सर लाया। बाबा सरकार मेरी शादी हो चुकी है, अब्बास ने धीमे अंदाज में जताते हुए कहा। तो सरदार शेरदिल मुस्कुराए। हम जानते हैं बेटे वो तुम्हारी नज़र में शादी है मगर हमारी नज़र में कोई हैसियत नहीं इस रिश्ते की, हतमी अंदाज में बोलते। जबकि अब्बास को शिद्दत से एहसास हुआ था वो इन सब की सोच नहीं बदल सकता। किसी की नज़र में मेरे और हुरा के रिश्ते की हैसियत हो या ना हो, मेरे ख़ानदान मेरे खुदा के नज़दीक होता है, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब्बास ने खफा से लहजो अंदाज में कहा। आप जानते भी जितने भी दलाइल देंगे मगर ये बात फरामोश नहीं हो सकती, वो लड़की खून बहा में आई है। सरदार शेरदिल ने इस मरतबा बुलंद आवाज़ में कहा जबकि इनके अल्फाज अब्बास के दिल में चुभे थे। हुरा के लिए ऐसे अल्फाज सुनना बेलाशुबा उसके लिए मुश्किल था। बाबा प्लीज़, अब्बास इस लड़की को कभी भी नूरे की जितनी हैसियत नहीं हो सकती। नूरे हमारा खून है, हमारे छोटे भाई की इकलौती बेटी है, बचपन से तुम्हारे नाम के साथ मंसूब है वो बच्ची। दुश्मन की बेटी के साथ इंसाफ करते करते क्या तुम इस लड़की के साथ नाइंसाफ़ी करोगे जिसने बचपन से तुम्हारे अलावा किसी को सोचा तक नहीं है। सरदार शेरदिल की आवाज़ करत थी जबकि इनके लहजे में नूरे के लिए दुख था। ये आपको पहले सोचना चाहिए था बाबा सरकार, हुरे के साथ आपने ही मेरा निकाह करवाया था। इस वक्त आपको अपने भाई की औलाद का ख्याल नहीं आया? न चाहते हुए भी आवाज़ तल्ख हुआ। मुझे नहीं मालूम था तुम इस दौड़ टोके की लड़की को बीवी मान लोगे। वह खासी हकारत से बोल जबकि आवाज़ ने बमुश्किल इनके अल्फाज बर्दाश्त किए थे। बाबा सरकार, जब निकाह हुआ है तो बीवी तो वो बन गई है ना मेरी। अगर इनके हकूक़ में कोताही करूँगा तो खुदा के आगे जवाब दूँगा। अल्फाज जब आकर अदा करता और मिठिया बीचे को होया हुआ तो नूरे का क्या आवाज़, इसको ठुकरा कर क्या खुदा के आगे जवाब दे नहीं होंगे तुम? वो इसका चेहरा देखते सवाल कर रहे थे। नूरे चाचा, सरकार की बात आपकी जिम्मेदारी है। बाबा सरकार, मेरा नूरे के साथ अगर निकाह हुआ तो बेशक मेरी जिम्मेदारी होती, मगर हुरा मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि हुरा मेरी बीवी है, इसलिए मैं हुरा के साथ हुई ज़्यादती का खुदा के आगे जवाब दूँ। किसी और की वजह से मैं अपनी बीवी की हकतलफी नहीं कर सकता। बात जैसे जैसे बोल रहा था सरदार शेरदिल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कैसी हकतलफी, इतना तो सर चढ़ा लिया तुमने इस लड़की को। वो फिर दाड़े, मैंने इन्हें सर नहीं चढ़ाया बल्कि मैं जो भी करता हूँ इनके लिए वो मेरा फ़र्ज़ और इनका हक़ है। अब्बास हनूस संजीदगी से इनकी बात का धीमी आवाज़ में जवाब दे रहे थे। तो अब्बास, आप मेरे फैसले से इनकार नहीं कर रही हैं? दबे दबे गुस्से से वो बोले।
मैं आपकी किसी भी हक बात से इनकार नहीं कर सकता बाबा सरकार, मगर मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। अब्बास इनके गुस्से को देखता नहायत ही पुरसुकून होकर खोया हुआ। आखिर मसला क्या है दूसरी शादी में? कौन सा तुम्हें इस लड़के को छोड़ने का कह रहा हूँ? इस बार वो झंझलाहट का शिकार हुए, क्योंकि अब्बास के इरादे इन्हें पुख्ता लग रहे थे। मगर मैं फिर भी नहीं कर सकता बाबा सरकार, अब्बास ने इनकी आंखों में देखते हुए कहा। तो वो धाड़े वजह बस नहीं करना चाहता। अब्बास ने चंद अल्फाज में ही बात खत्म की। तुम खानदानी असूल को जानते हो, नूरे के कि तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं हो सकती। अपने फर्माबरदार को बैठते हुए को देखते वो बहुत कुछ याद करवाते हुए बोले। मैं महज आप लोगों के पस्त और बेबुनियाद बनाए गए असूलों को मानते हुए तो हरगिज नहीं आपकी बात मानूंगा। अब्बास साहब को इसे बोला, जबकि सरदार शेरदिल ने अब्बास के पुरसकून चेहरे को देखा। तो ठीक है, फिर नूरे तुम्हारे नाम से सारी जिंदगी हवेली में बैठी रहेगी, तो तुम अपनी बीवी बच्चों के साथ इंसाफ करते रहना। वो खासियत जताते हुए बोलते, जबकि अब्बास ने नफी में सर हिलाया। बाबा सरकार, आप बेबुनियाद बातों को अपने खानदान के असूल की शक्ल देकर मुझे नूरे से शादी करने के लिए उकसाकर गलत कर रहे हैं। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि आप अपने भाई की बेटी को के साथ जुल्म कर रहे हैं, इन्हें खानदानी असूलों की भीड़ चढ़ाकर। बिलाशा वो नर्म दिल इंसान था। नूरे के लिए दिल में कभी जज्बात तो नहीं रखता था, मगर इसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती भी नहीं होने दे सकता था। अगर फिक्र है नूरे की, तो शादी क्यों नहीं कर लेते इससे? क्योंकि अब खानदान में तुम्हारे अलावा कोई भी इससे शादी नहीं करेगा, और खानदान से पहले तो हम सोच भी नहीं सकते। आवाज को नूरे की फिक्र में बोलता देख कर वो पूछने लगे, तो आवाज ने लब भी हिच लिए। आपके बनाए गए असूलों की दास्तान सुनकर अब मैं कभी भी इनसे शादी नहीं करूंगा। बात करते हुए अब्बास उठ खड़ा हुआ, जबकि इसका जज्बात से हरी अंदाज देखकर सरदार शेरदिल ठिठक गए। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? सरदार अंदाज ने पूछा। गया जी। अब्बास एक लफ्ज़ी जवाब देकर आगे बढ़ गया, मगर सरदार शेरदिल की आवाज़ सुनकर अब्बास के कदम थम गए। ये बात याद रखना, नूरे के साथ हुई ज्यादती के जिम्मेदार फिर अब्बास तुम हो गए। अब्बास की पूछ को देखते वो तल्ख अंदाज में गोए। मुझे यकीन है बाबा सरकार, आप अपने भाई की बेटी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। अब्बास बगैर मुड़े बोला और अपनी बात मुकम्मल करता वो आगे बढ़ गया, जबकि सब पीछे खड़े सरदार शेरदिल ने अपने लब भींच लिए। बहुत दिनों से अब्बास इसके पास हवेली में ही था, और किस कदर इसका ख्याल रखता था। हो को अपनी खुश नसीबी पर कतई यकीन नहीं आता था। इतने दुखे के बदले में ऐसा सिला भी मिलता है। अब्बास से मिली इतनी मोहब्बत और इज्जत की वजह से हो रहा अब्बास से बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी, और अब्बास से अपना हर दुख तंग दर्द बांटने लगी थी, जिसके बाद अब्बास महज इसे गले लगा लेता और इसे रोने देता। जब वो खामोश होती तो अब्बास महज मुस्कुराकर इसकी परेशानी पर भरोसा देकर अपने होने का एहसास दिलाता। अब अब्बास की बदौलत हर तरह से इसे हवेली में आसाइशें मिली थी। हवेली के मुलाजिम से लेकर सरदार बीबी तक कोई इसे मुंह पर बुरा ना कह सकता था। मगर हुर्रा जानती थी सरदार बीबी का दिल इसकी तरफ से साफ नहीं हुआ। और फिर नाइमा भी जुबान से तो कुछ नहीं ना बोलती, मगर इसकी आंखों की चुभन हुर्रा को महसूस होती थी। जिंदगी की इतनी तलखियां सहने के बाद वो लोग के चेहरे पढ़ना सीख चुकी थी। जानती थी कि हवेली के तमाम वकील दिल में इसके लिए कतई गुंजाइश नहीं रखते। ये सिर्फ अब्बास का साथ है, जिसकी वजह से कोई इसे कुछ नहीं कहता। हुर्रा बीबी ये फल खा लें। सरदार ने सख्ती से कहा है, इस वक्त आपको फल देने हैं। वो इस वक्त अब्बास का इंतजार करते करते कमरे से बाहर निकल आई थी, जब नाहिद मोदब से ट्रे में एक बाउल रखे इसके सामने खड़े थे, जिसमें 4-5 तरह के फल क्यूब्स की शक्ल में काटे हुए थे। हुर्रा ने एक नज़र बाउल को देखा, एक नज़र नाहिद को देखा। वो पहले कितना जुल्म करती थी इस पे, और अब ऐसे ख्याल रखती जैसे इसके अलावा इसका कोई काम ही ना हो। इस तरह कभी कुछ लेकर हाजिर हो जाती तो कभी कुछ लेकर आ जाती को। इतने मदब होकर कहती कि अब हुर्रा का दिल इसकी तरफ से बिल्कुल साफ हो चुका था। सरकार कहाँ है? हुर्रा ने इसकी बात नजरअंदाज करते हुए अपना सवाल पूछा। वो जी बड़े सरकार के साथ है। नाहिद ने बादब कहा तो हुर्रा ने सर बीबी आप कमरे में चलकर ये खा ले, वरना सरकार मेरे पर गुस्सा होंगे। नूरे को हुर्रा की सिमत आता देखकर नाहिद ने अपनी समझदारी से काम लेते हुए हुर्रा को कमरे में भेजना चाहा, क्योंकि नूरे अगर हुर्रा को कुछ बुरा बोल देती तो अब्बास ने इस पर गुस्सा करना था, क्योंकि डॉक्टर ने हुर्रा को हर परेशानी से दूर रहने का सख्ती से कहा था। मगर इससे पहले हुर्रा कमरे में जाती नूरे इसके करीब पहुंच गई। सरदार बीबी के कमरे में चाय दो जाकर तुम, हुक्मराना अंदाज में नाहिद को कहती। अब नूरे हुर्रा की जानिब मुड़ी। हुर्रा भी इसकी जानिब मुतवज्जा हो चुकी थी। बीबी वो मैं हुर्रा बीबी के कमरे में छोड़ा हूँ, फिर दे आती हूँ। नाहिद ने सर झुकाकर कहा, आप जाए, मैं चल जाऊंगी रूम में। नाहिद की बात सुनकर हुर्रा ने फौरन कहा, और नूरे की देखने लगी, जो खुद भी इसी की जानिब मौजूद है, जबकि नाहिद फौरन जी कहती वहाँ से चले जाने लगी। जब नूरे ने इसे पुकारा, सुनो जी बीबी जी। नाहिद ने सर झुकाए पर। छोटे सरदार कहाँ हैं? नूरे ने नाहिद से पूछा तो बेसाख्ता हो रहे के बढ़ते कदम थमे। वो एक पल को वहीं खड़ी होगी। बीबी वो बड़े सरदार के साथ है। नाहिद ने चंद कदमों के फासले पर खामोश खड़ी हुर्रा की जानिब चोर निगाहों से देखा। नूरे हुर्रा की नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई, मगर हुर्रा वहीं बेहिस्सो हरकत करती जब नाहिद ने इसे पुकारा। हुर्रा बीबी। नाहिद के पुकारने पर चौंकी और सवालिया निगाहों से इसे देखने में। वो बीबी जी कमरे में चले। नाहिद ने हुर्रा के बेचैन चेहरे को देखते हुए पूछा। हुर्रा दूर जाती नूरे को देखती कालिम दिमागी से अपने कमरे में जाने पड़ गई। यार तू हवेली आया था और मिले बगैर ही वापस चला गया, सब खैरियत थी ना? अब्बास आहिस्ता आहिस्ता चलते अपने कमरे की जानिब बढ़ा था, जब इसने अलियान को काल मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। अलियान काल पे करते ही अब्बास ने सवाल किया। एक पल तो अलियान बौखला गया। यार तू इतने दिन से आया नहीं तो तेरी याद आ गई थी। फिर कॉल आ गई डैड की, तो अब्बास ऑफिस पहुंचना था। जल्दी में बहाना बनाते हुए अलियान ने कहा, तो अब्बास खामोश हो गया। अहमद से कोई बात हुई है? तो बात हुई है क्या तुम्हारी केस के बारे में? अलियान को अब्बास को अलियान का बात बनाना महसूस हुआ, तभी तशवीश होने पर पूछा। नहीं, मेरी केस
केस के बारे में अहमद से कोई बात नहीं हुई, सब ठीक है ना? कुछ पता चला है क्या? अब्बास की बात पर अलियान चौंका, फिर परेशानी से पूछने लगा। नहीं, वो एक्चुअली मेरे काफ़ी दिन से अहमद से आबी के सिलसिले आबी के केस के मुतालिक कोई बात नहीं हुई, इसलिए तुमसे पूछा। आबी के जिक्र पर अब्बास के दिल में फांस से चुभी थी। वो बोझल कदम उठाता एकदम रुक गया, क्योंकि नूरे से अपने करीब आती दिखाई दी थी। चल बाद में बात करता हूँ। अलविदाई कलमात कहते अदा करते वो कॉल काट चुका था। अस्सलाम वालेकुम। नूरे के सलाम करने पर अब्बास ने सर हिलाया और निगाहें का रुख दूसरी सिमट किया। वो मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। नूरे अब्बास को देखती फिर कोई है। जी बोले। अब्बास ने सर उस बात में लाते से इजाज़त दी। मुझे मास्टर्स में एडमिशन लेना है। ताया सरदार नहीं मानेंगे, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। नूरे ने दुपट्टा सर पर दुरुस्त करते हुए धीमी आवाज़ में कहा। अब्बास की मदद से ही इसकी बढ़ाई जा रही थी, वरना ख़ानदान की लड़कियों को कहाँ इजाज़त थी। हमेशा वो अब्बास से कहती थी, फिर वो सरदार शेरदिल से इजाज़त ले देता था। अभी भी सारी मिसाल वो एक तरफ रखते हुए नूरे ने अब्बास से मदद लेने का सोचा, क्योंकि वो जानती थी अब्बास का सपोर्ट के बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। आप फिर रहे में फार्म ले आऊँगा, बाबा सरकार मना नहीं करेंगे। अब्बास ने नरमी से कहते हुए सरसरी निगाह नूरे पर डाली। थैंक्स। नूरे शुक्रिया अदा करती आगे बढ़ गई तो अब्बास भी कदम बढ़ाने लगा। अब्बास कमरे में दाखिल हो जहाँ हुरा कमरे में तेज़ से चक्कर काट रही थी। हुरा को इस हरकत पर अब्बास के माथे पर बल पड़े। वो मोबाइल जेब में रखता हुरा की जानिब बढ़ा। हुरा मेरी जान क्या हो गया है? हुरा की कलाई थाम कर इसे रोकने को आगे बढ़ा, मगर हुरा अचानक आवाज़ पर डर कर पीछे होने लगी। जब इसका पाँव मुड़ा और इससे पहले वो गिरती, आवाज़ ने इसकी कमर नरमी से अपने शिकंजे में ली और नहायत नरमी से पूछा, जबकि हुरा यकदम आवाज़ की आमद पर बौखलाई। आप अब्बास के सवाल पर हुरा खामोश हो गई। इससे अब एहसास हुआ कि अब्बास के इतने ख्याल रखने और एहतियात के बावजूद वो अभी क्या लापरवाही कर चुकी थी, और निदामत के बायस इसने सिर झुका लिया। इट्स ओके जानम, रिलैक्स रहे। हनूज लहजा और अंदाज नरम लिया हुए था। अब्बास के इसके तरह नर्म रवैये पर बिसाता आंसू हुरा की आंखों से बहने लगे। जाने में इसमें रोने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं, ये सोचा करें आपके वजूद में बहुत नन्ही जान है, बस ख्याल किया करें। लहजा और अंदाज हनूज नरम लिए, मगर इस मरतबा अब्बास की आवाज़ थोड़ी बुलंद थी। आई एम सॉरी। उन्होंने हिचकी बढ़ते कहा तो अब्बास ने इसके माथे पर अपने लब रखे लिए तो हुरा इसकी गिरफ्त में ज़रा सी कसमस आई। अब क्या हुआ? अब्बास ने हैरतज़दा होकर पूछा। आपकी मुझे चुभी है? हिरा ने बेअख्तियार मुंह बसोर कर कहा तो अब्बास का जानदार क्या फिजा में बुलंद हुआ। हुरा झेम के और खिफत मिटाने को मुँह अब्बास के शायद सीने में छुपा गई। अब बताएं मेरी जान को क्या परेशानी है? हुरा को नरमी से कंधों से थाम कर अब्बास ने संजीदगी से पूरा तो हुरा ने लब काटे। क्या बात है हुरा? हुरा के सुर लब पर अपना हाथ का अंगूठा फेरते हुए अब्बास ने इसके मासूम चेहरे को देखा। आप इतने अच्छे कैसे हैं? क्या कोई इतना अच्छा भी हो सकता है? आपको कभी गुस्सा नहीं आता? अब्बास के चेहरे को करीब से देखती वो भीगी आवाज़ में पूछने लगी। ऐसा नहीं है हुरा, नूरे की वजह से परेशान हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी अभी इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। हाँ, बेचैन हो गई थी, मगर अब्बास के इतने नरम रवैये पर वो चाहकर भी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती जो इसके और अब्बास के दरमियान कशीदगी पैदा करे। अब मैं अपनी तारीफ अपनी ज़ुबान से कैसे करूँ? जानूँ मैं आपने कर दी, इतना बहुत है। अब्बास ने चेहरे पर शरारत से जाए कहा तो हुरा मुस्कुराने लगी। है ये बताएं सीधी तरह, कोई मसला तो नहीं है ना? किस बात की परेशानी है? बात जानता था हुरा का इसके सिवा दुनिया में कोई नहीं है, और वो हर तरह से हुरा का ख्याल रखता है ताकि हुरा बेझिझक होकर कोई भी बात या अपनी परेशानी से बांट सके। तभी नहायत नरमी से दोबारा पूछा। जिस लड़की के नसीब में आप जैसा हमसफ़र हो, इसका हर दुख और दर्द और दुख का मुदावा हो जाता है। जानते हैं क्यों? अब्बास की वजूद से उड़ती खुशबू को महसूस करते हुरा बेखुदी में बोल रही थी, जबकि अब्बास के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट से चाहे हुरा के चेहरे को देख रहा था। हुरा के सवाल करने पर अब्बास ने भवें और कंधे उचकाए। क्योंकि आप खूबसूरत सवाब हैं जो खुदा ने इम्तिहानों के समर के तौर पर मुझे दिए हैं। अब्बास का हाथ अपने हाथ में लेती हुरा खुशदिली से बोली, जबकि अब्बास मुस्कुराते चेहरे समेत इसे देख रहा था। मुझे खुदा से बहुत शिकवा थे। मेरे बाबा और माँ जब मुझे छोड़ गए तो मैं अपने मरने की दुआ भी करती थी। रंजी आवाज़ में बोलते हुए हुरा चंद लम्हों के लिए रुकी, जबकि अब्बास के मुस्कुराते लब सड़के। मगर अब खुदा का बेइंतहा शुक्र अदा करती हूँ, अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। कहते हुए हुरा ने सर अब्बास के कंधे पर टिका लिया। अब्बास को पल पल एहसास हुआ था कि हुरा ने किस कदर महरूमी और सख्ती की ज़िंदगी गुजारी थी। हुरा मेरी जान, कभी भी खुद को अकेला मत समझिएगा, मैं हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ हूँ। अब्बास ने हुरा के गिर्द अपने बाजू हमाल करते हुए मोहब्बत से कहा। आपके बगैर मर जाऊँगी मैं। हुरा ने भी अब्बास के गिर्द बाजू अब्बास की गिर्द हायल करते हुए कहा तो अब्बास ने तड़प कर ऐसे देखा जो आंखें मूंदे इस कंधे पर सर रख खड़ी थी। प्लीज़ हुरा, ऐसे नहीं कहें। अब्बास ने हफ्की से कहा तो हुरा के लब मुस्कुराए। जो हुक्म सरकार। जरा सा चेहरा बुलंद करके अब्बास को देखते हुए हुरा ने मुस्कुरा कहा तो अब्बास ने भी मुस्कुराते से खुद में मजीद बींच लिया। वो अपना मास्टर्स में एडमिशन करवा कर शहर से हवेली वापस जा रही थी। सुबह अब्बास ही इसे शहर लेकर आया था, मगर फिर मसरूफियत के बाद इसने नूरे को ड्राइवर के साथ वापस हवेली भेज दिया। वह अभी गाड़ी में बैठी हुरा और अब्बास के बारे में सोच रही थी। हुरा और अब्बास के रिश्ते की नैयत हर एक पर यही बहुत बात वाज़ह कर चुकी थी कि हुरा अब्बास के बच्चे की माँ बनने वाली, और ये बात सोचते ही नूरे के दिल में फांस से चुभ रही थी और गोद में दरी हुई हथेलियां के आंसू से ज़र हो रही थी। नूरे वो लड़की है जिसका दुख वो दुख है जिसे माशरे में की वो लड़कियां महसूस कर सकती हैं जिन्हें ठुकरा दिया जाता है। वो शख्स जिसे बचपन से मोहब्बत की हुई इसके साथ के ख्वाब आंखों में सजाए हुए इसको किसी
दूसरे की दस्तरस में देखना किसी कदर तकलीफ का होता है, ये वही जानती है। वही शख्सियत नाक लम्हों से गुजर रहा होता है, मगर वो एक हकीकत पसंद और साबिर लड़की थी जिसने इस बात को खामोशी से कबूल किया था कि अगर वो वेला करती और जिस बात से काम लेती तो यकीनन अपना नुकसान कर बैठती। मगर इसने सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया था। वो जानती थी खुदा के ख़ानदान के सख्त कसूरों के बायस वो सारी ज़िंदगी अब्बास के नाम पर गुजारेगी, क्योंकि अब्बास कभी भी इसे नहीं अपनाएगा। अब्बास की आंखों में हुर्रा के लिए मोहब्बत वो पहले निकाह में ही महसूस कर चुकी थी। अब्बास के निकाह में इसने अपने लिए हमेशा इज़्ज़त और एहतराम देखा था, मगर हुर्रा के लिए इसकी आंखों में मोहब्बत थी। असरदार भरते हुए इसने अपनी नम आंखें खिड़की के बाहर मरकूज कर ली और शहर की रौनकें देखने लगी। कुछ देर गुजरी थी कि गाड़ी एक झटके से रुकी। क्या हुआ बाबा जी? नूरे ने एकदम परेशान से ड्राइविंग सीट पर बैठे क्या हुआ बाबा जी? नूरे ने एकदम परेशान से ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर से पूछा। मालूम नहीं बीबी जी, अचानक क्या हो गया? ड्राइवर ने खुद भी परेशान से कहा। बाबा जी चेक करें गाड़ी, करो क्यों रुक गई अचानक? नूरे ने आसपास हरकतों का गाड़ियाँ गुजरते देख कर खासी घबराहट से दोबारा कहा तो ड्राइवर जी कहता गाड़ी से निकल गया, जबकि नूरे ने चादर को दुरुस्त करते हुए गाड़ी की खिड़की से आसपास निगाह दौड़ाने लगी। काफ़ी देर गुजर गई थी जब नूरे ने गाड़ी का शीशा खोलते हुए ड्राइवर को देखा जो गाड़ी चेक कर रहा था। क्या हुआ बाबा जी, कितनी देर लगेगी? चेहरे पर चादर से निकाब करते हुए नूरे ने पूछा। बीबी जी पता नहीं क्या खराबी होगी, आप फिक्र नहीं करें, मैं छोटे सरदार को कॉल करता हूँ, वो आपको ले जाएंगे। ड्राइवर नूरे का घबराया हुआ अंदाज देखते हुए सर झुकाए कहा तो नूरे ने मैसर लन पर इत्तेफाक किया, मगर जाने क्यों ऐसे अनजाने खौफ ने आन किया था। जब से आबी के साथ वो अलमनाक सानिया हुआ था, इस वक्त से ऐसे खौफ इसे अपने घेरे में लिए रखते थे। बीबी जी सरकार कॉल नहीं उठा रही। ड्राइवर ने गाड़ी के पास आकर नूरे से कहा तो नूरे मायूस सड़क पर आसपास इक्का दुक्का गाड़ियां को देखने लगी। पापा गाड़ी नहीं ठीक हो सकती क्या? नूरे ने कुछ फासले पर खड़े ड्राइवर को फिर से मुखातिब किया। इसकी आवाज़ में वाज़ह खौफ था। बीबी जी देर लगेगी क्योंकि मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी। ड्राइवर के कहने पर नूरे ने सर हाथों में करा लिया। याला मुझे इस मुश्किल से निकाल दे, किसी को मौसम बनाकर भेज या बासी आ जाए प्लीज़। वह मुश्किल बहते आंसू को रोकते हुए दिल में दुआ करने लगी, मगर दिल जोरों शोर से धड़क गया। जब एक बड़ी काली के रंग की गाड़ी इनकी गाड़ी के आगे आकर रुकी, नूरे ने फौरन सर उठाकर एक खुश शक्ल वजिया मर्द को गाड़ी से निकलकर इनकी गाड़ी के सिम बढ़ते देखा। इस अचानक इफ्तिताह पर नूरे यकटा किसी को देखेगी जो पैंट पर नीली शर्ट पहने, उजले चेहरे पर काला चश्मा लगा, हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए नूरे तक पहुंच चुका था। वो जरूरी मीटिंग से वापस आ रहा था जब बिहारी में नगाह सड़क पर मौजूद गाड़ी में बैठी उस उदास चेहरे वाली लड़की पर पड़ी जो इसे अब वो मुसलसल सोचता करता था। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर लियान गाड़ी रोकी और नूरे की जानिब बढ़ते हुए खुदा का शुक्र अदा किया जिसने इस उदास चेहरे वाली लड़की से मिला दिया था, वरना वो इसी कश्म में कहा था कि अब्बास से कैसे इसके बारे में पूछे। क्या हुआ मैडम, कैन आई हेल्प यू? ड्राइवर को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए नूरे के उदास और खूबसूरत चेहरे पर निगाहें जुमाए खुशदिल से पूछा था। अपने चेहरे पर आलियान की निगाहें महसूस करते ही नूरे ने अपने चेहरे पर चादर से फिर से निकाब कर लिया और खुश्क लबों का कतर किया। क्या आप अंग्रेज़ी नहीं समझती? आलियान ने भरपूर संजीदगी का मुजाहरा करते मसनूई अफसुर्दगी से पूछा, जबकि आलियान की बात सुनकर नूरे पहले सटपटाई फिर गुस्से से आलियान को तकलाने लगी जो इसे अनपढ़ समझ हुए था, जबकि वो तो अभी अपना एमए अंग्रेज़ी में दाखिला करवा कर आई थी। मेरा मतलब है मुहतरमा, आपको शायद मेरी मदद की ज़रूरत। नूरे की जानिब से मुकम्मल खामोशी पर आलियान ने फिर अपनी बात का रद्दबदल करते हुए फिर से कहा था। नूरे ने चेहरा मोड़कर इसे नज़रअंदाज किया। क्या आपको उर्दू भी नहीं समझ आती? या खुदा, मुझे तो पश्तो भी नहीं आती। नूरे के चेहरा पड़ने पर आलियान मुस्कुराहट लबों पर सच्चाई खासी बुलंद आवाज़ में तंग करने के घर से बोला, जबकि इसकी बात सुनकर नूरे के माथे पर बैठ डाले ऐसे पूरा जब लवा जाए इससे फ्री हो रहा था। साहब तुम जाओ यहाँ से, खबरदार अगर हमारी बीवी को परेशान किया, जानते नहीं हो कि कौन है ये। एक अजनबी को मुसलसल नूरे से मुखातिब होता देखकर ड्राइवर ने खासी बुलंद आवाज़ में आलियान को धमकी दी। वाह किस्मत, माय गुडनेस, क्या तुम्हारी बीवी गूंगी है? आलियान ने पहले मसनूई अफसरदगी और फिर खुशी का मुजाहरा करते हुए आखिर में ड्राइवर को मुखातिब किया, जबकि इसकी बात पर नूरे को सामने खड़े शख्स पर शदीद गुस्सा आया। हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप मेहरबानी करें और अपने रास्ते पर चल पड़े मोहतरम। अल्फाज चुबा कर अदा करते हुए नूरे खासी झंझला कर बोली। आलियान के लबों पर सच्ची मुस्कुराहट गहरी हुई। और मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, लेकिन आप तो माशाल्लाह बहुत शरीफ आवाज़ में बोलती हैं। ये अलग बात है कि अल्फाज तीर की माने रहे, मगर आपके दिए के तीर भी खुश दिली से कबूल है हमें। ये तो पूरा ठरकी है। काला चश्मा उतार कर हाथ में लेते हुए आलियान ने नूरे की चादर में छुपे
चेहरे को तकते हुए मुसलसल मुस्कुराते हुए कहा, जबकि नूरे को इस पर शदीद गुस्सा आया मगर खामोश रही। मुझे लगता है आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, आप चाहें तो मैं आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता हूँ। इस मरतबा अलियान ने कदर संजीदगी से कहा, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, आप जा सकते हैं। अलियान को पहली मरतबा संजीदा देखते हुए नूरे ने भी नॉर्मल अंदाज में कहा, देखिए आजकल के हालात ऐसे नहीं है कि मैं आपको अकेला सुनसान सड़क के बीचों बीच छोड़कर आप वो छोड़ दूँ। आप भरोसा करें मुझ पर, अब्बास के घर की इज्जत है, आप और अब्बास मेरा भाई है। अलियान ने हनूर संजीदगी से कहा, नूरे अब्बास के नाम पर चौंक कर इसे देखें। मैंने अब्बास की हवेली में आपको देखा है, अगर अभी भी इनसिक्योर हैं आप तो आपका ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर लेगा। अलियान नूरे की नासमझी को समझते हुए गोया हुआ, बीबी जी जैसा आप हुक्म करें। अलियान की बात पर ड्राइवर नूरे से मुखातिब हुआ, क्योंकि इनकी गाड़ी तो फिलहाल ठीक नहीं हो सकती थी, आप यकीन कर सकते हैं मुझ पर। अलियान ने मजबूत लहजे में कहा था। नूरे ने अपना पर्स हाथ में लेकर सूरतें पढ़कर खुद पर फूंकती गाड़ी से निकल गई, जबकि ड्राइवर गाड़ी लॉक करता है अलियान की गाड़ी की जानिब बढ़ गया। अलियान ने आगे बढ़कर नूरे के लिए बैक डोर खोला तो वो गाड़ी में सवार होगी, जबकि अलियान ड्राइवर के साथ बड़ा जवान हो गया। क्या नाम है आपका? अलियान के पूछने पर खिड़की से बाहर झांकती नूरे ने चौंक कर अलियान को देखा। आपने मदद किया इसके लिए शुक्रिया, इससे ज़्यादा आप उम्मीद न रखें मुझसे, नूरे ने दो टोक अल्फाज में कहा तो अलियान ने लब भींच लिया। आप की इनसिक्योरिटी समझ सकता हूँ, खैर आई एम सॉरी डियर। अलियान ने नूरे के लिए दिए रवैये पर सलाह लाते हुए कहा। फिर कुछ तमाम सफ़र बिल्कुल खामोशी से कटा। हवेली पहुँचकर ड्राइवर ने अलियान की शराफत से मुतासिर होते हुए इसे बहुत सी दुआएं दी और दुआओं और शुक्रिया के साथ रुखसत किया, जबकि नूरे गाड़ी से उतरकर एक निकाह भी अलियान पर डाले बगैर हवेली में दाखिल हो गए, जबकि अलियान इसकी पुष्ट ही तकता रह गया। खुदा जाने ने कैसा काला रंग कर दिया है मेरे बच्चे पर इस मनहूस लड़की ने, जब से आई है मेरा बेटा ही मुझसे छीन लिया है, मेरा तो रहा ही नहीं है मेरा बेटा। और वो जो हर वक्त मामा करता फिरता था, माँ की हर बात से इसे इख्तलाफ होता है, बस हर वक्त इस खून बहा में आई लड़की की खिदमत में लगा रहता है, जैसे वो अनोखी और पहली औरत है जो बच्चा पैदा कर रही है। अब्बास पिछले चंद दिन से शहर गया हुआ था और हुर्रा को बहुत समझा कर, मगर जाने क्यों अब्बास के बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, और हवेली वालों को तो वैसे भी हुर्रा को वजूद खटकता था। अभी भी तो वह थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर निकली थी कि सरदार बीबी ने इसे देखते ही तानों के तीर चलाने शुरू कर दिए। हुर्रा ने इनकी बात अनसुनी की और डाइनिंग हॉल में दाखिल होकर कुर्सी पर बरजमान हो गई। ये भी ध्यान थे कि 2 टके की लोगों के साथ बैठकर खाना पड़ेगा। सरदार भी फिर से फंकारी थी इसकी बात पर। वहाँ पहले से मौजूद नाइमे और नूरे ने हुर्रा के बेतासर चेहरे को देखा, जबकि नाइद ने भी पहले परेशानी के आलम में सरदार बीबी को देखा, फिर हुर्रा को सर झुकाए गुमसुम बैठ देखा। ये नाइद, इस नवाबजादी को कमरे में खाना दिया कर, बेवजह हमारा दिन इसकी मनहूस शक्ल देखकर शुरू होता है। वो मुसलसल हुर्रा को हकारत से देखती फंकारी थी। इनके अल्फाज हुर्रा को सर झुकाने पर मजबूर कर रहे थे। बीबी जी, छोटे सरकार का हुक्म है, हुर्रा बीबी को हवेली में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाहिद ने सर झुकाए सरदार बीबी को अब्बास की बातें याद करी जो मुसलसल हुर्रा को अपने अल्फाज से तकलीफ दे रही थी। तो क्या सर पर बिठा लें? सरदार बीबी कुर्सी धकेलते उठ खड़ी हुई और नाहिद को देखते घुराई, जबकि हुर्रा सहम कर अपनी कुर्सी से उठ गई। ये लड़की बात सुन, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने तुझे, अब मजीद नहीं, मेरी बेटी की जगह तू ही क्यों नहीं मर गई? अरे मुझसे तो मेरा बेटा ही छीन लिया। इस मरतबा वो हुर्रा को देखती घुराई, जबकि हुर्रा इनसे तेज़ी से दूर हुई थी ताकि वो इसे कोई नुकसान न पहुँचा सके। सरदार बीबी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जब से हमारी ज़िंदगी में आई है एक दिन सुकून का नहीं मिला हमें। मेरी बेटी के हक पर डाका मारा है इसने, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें, देखना कभी खुशी नहीं रह पाओगे तुम। जैसे मेरी बेटी वीरान ज़िंदगी गुजारी है ना, ऐसे ही तुम भी रहोगी। किसी की खुशियाँ छीन लेने के बाद तुम कैसे खुश रह सकती हो? नाइमा भी आज अपने दिल की भड़ास हुर्रा का तन्हा पाकर निकाल रही थी, जबकि इनके अल्फाज सुनकर हुर्रा का चेहरा आंसुओं से तर हो गया। माँ प्लीज़ ऐसे नहीं कहें, हुर्रा के बेआवाज़ रोता देख नूरे ने इन्हें इल्तिजाई अंदाज में देखा। नाइमा बिल्कुल ठीक कह रही है नूरे, इसलिए तुम्हारे हाथ खाली हैं। इस लड़की जैसी चालाकियाँ जो नहीं है तुम में, देखती नहीं हो मेरा वो बेटा जो निगाह उठाकर नहीं देखता था किसी को, अब इस जादूगरनी से निगाह ही नहीं हटाता इसकी। नूरे के चेहरे पर हुर्रा के लिए हमदर्दी देखकर सरदार बीबी मजीद गुस्से से दाढ़ी, जबकि नूरे ने अफसोस से सर झुका लिया और हुर्रा दुपट्टे से पुरनम चेहरा साफ करती हॉल से निकलने लगी। मेरी बेटी की खुशियों के रास्ते पर हायल हो तुम, अगर तुम चली जाओ सरदार की ज़िंदगी से तो मेरी बेटी की हिस्से की खुशियाँ मिल जाएं इसे। ज़रा देखो मुड़कर मेरी बेटी का उदास चेहरा, क्या ऐसे में तुम खुश रह पाओगी? नाइमा के अल्फाज ने हुर्रा के आगे बढ़ते कदम रोक दिए। मुड़कर नूरे को देखने लगी। अरे नाइमा, इस मकार लड़की से उम्मीद लगा रही हो, भूल है तुम्हारी, ये अब्बास का पीछा छोड़ेगी? अरे जानती नहीं हो तुम ऐसी मकार लड़कियों को जाने क्या क्या अदाएँ दिखाई है मेरे बेटे को। मुझे तो यकीन है ये बदकिरदार लड़की है और ये बच्चा भी मेरे बेटे का नहीं है। वो अपने अल्फाज से हुर्रा के सीने में छेद कर रही थी। हुर्रा ने तड़प कर इन्हें देखा जो इस पर बुतान लगा रही थी। मैं हमेशा आपकी हर बात पर खामोश रही हूँ, मगर अब मेरे किरदार की है तो मेरी पाकीज़गी मेरा खुदा जानता है। मुझे किसी और को अपने किरदार की सफाई देने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। रही बात आपको आपकी बात का जवाब देने की, तो सुन ले। अगर मेरा किरदार मशकूक होता तो आपका बेटा इतना गैरमंद तो है ही कि जो अगर मैं आपकी कम सोच के मुताबिक होती तो मुझे हरगिज़ इतनी इज्जत के साथ कभी हवेली में ना शरीके हयात के तौर पर ना रखता। पाटन चेहरा बुलंद की अपनी आंखें भी सरदार बीबी
की आंखों में गाढ़े हुर्रा पहली मर्तबा बुलंद आवाज़ में मजबूत लहजे में बोलती। सरदार बीबी समेत वहाँ मौजूद तमाम नफूस हनूकों की तरह से बोलता देख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत, इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने जुबान चला रही हो? माहौल पर छाया सा कुछ सरदार बीबी करत आवाज़ में तोड़ा, जबकि हुर्रा हनूज चेहरा सपाट लिए इन्हें देख रही थी। मैं तो बहस बात कर रही हूँ सरदार बीबी। हुर्रा ने कंधे पर डाली शार पर गिरफ्त मजबूत करते हुए आम अंदाज में कहा। तुम्हारी औकात है हमसे बात करने की? सरदार बीबी गजबनाक तासुरात लिए इसकी सिमत बढ़ी, जबकि हुर्रा हलक तर्क करते हुए 2 कदम पीछे हुई। बीबी जी, नाहिद बुकलाकर हुर्रा के करीब आई और इससे सरदार बीबी के तासुरात खासे खतरनाक लगे। अरे ए नाहिद, तू हट जा इसके आगे से। नाहिद को देखते हुए सरदार बीबी चिल्लाई, क्या क्या बकवास कर रही थी तू मेरे सामने? तेरी तो इतनी जुर्रत कि तू मेरे गांव की सरदार बीबी के सामने बकवास कर रही थी। सरदार बीबी अंगद शहादत से अपनी जानिब इशारा करते हुए घबराई। इनके तासुरात देखकर हुर्रा मजीद चंद कदम इनसे दूर हुई। तो बद किरदार है, हम नहीं मानते कि ये बच्चा है जिसके नाम से तू मेरे बेटे को बेवकूफ़ बना रही है वो हमारा खून है। इन्होंने चिंगारते हुए हुर्रा को जोड़कर धक्का दिया, मगर इससे पहले हुर्रा का सबसे बड़ा नुकसान इसे इस कदर झारियाना अंदाज में धक्का देकर करती कि 2 मजबूत हाथों ने इसे अपने मजबूत गिरफ्त में लिया। जब हुर्रा बेताशा खौफजदा होकर अब्बास को बिना देखे इसके सीने से लगी, मगर वो इसकी खुशबू से ही इसे बचान गई थी। इसको नुकसान होने से बचाने वाला इसका मोहसिन, इसका शोहर अब्बास ही है। जबकि अब्बास हुर्रा के गिर्द अपना बाजू का घेरा बनाए पथराए तासुरात लिए खड़ा था। वो बिना बासानी हुर्रा का लरजता वजूद महसूस कर रहा था। खुद भी तो इसका दिल काम किया था। अगर वो वक्त पर ना आता तो क्या हो सकता था? अब्बास के अचानक आमद पर वहाँ मौजूद हर नफूस को जैसे सांप सूख गया। सरदार बीबी ने अब्बास को पथराए हुए तासुरात देखे तो एकदम घबरा गई। इसी वक्त सरदार शेरदिल हवेली में दाखिल हुए। तमाम मकीनों की वहाँ मौजूदगी और बाहर अब्बास से लिपटी लरजती हुई हुर्रे को देखकर वो ठटक गए। अब्बास, क्या हुआ? तुम कब आए? सरदार शेरदिल की आवाज़ ने खामोशी में इश्तिहार बरपा किया। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए सरदार बाबा कि मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपके होते हुए मेरी बीवी के साथ ये किस तरह का सलूक रवा रखा गया है आपकी हवेली में? अब्बास हुर्रा के गिर्द अपना बाजू हमाल कर रखे हुए सपाट अंदाज में बड़ा सरदार शेरदिल की पेशानी पर बढ़ रहे। ये सिर्फ मेरी हवेली नहीं है, आप वारिस हैं हमारे, और अब आपकी औलाद वारिस है इस हवेली की। सरदार शेरदिल अब्बास की बात का जवाब नहायत संजीदगी से देखते हुए हुर्रा को देखते लगे, जो इनकी आमद पर अब्बास की गिरफ्त से निकलना चाहती थी, मगर अब्बास ने एक बाजू से अपने घेरे में ले रखा था। औलाद जिसे मेरी ही माँ जब चाहे गाली देती है बाबा सरकार, वो औलाद जिसे अभी मेरी ही माँ ख़त्म करना चाहती थी अपने फाल से। वास इस मरतबा सरदार बीबी को देखते हुए कर्ज से बोला। इसकी बात पर सरदार शेरदिल ने सरदार बीबी को देखा तो वो घबरा कर पीछे हुई। क्या कह रहे हो ये? सरदार शेरदिल ने अब्बास से पूछा। वो लब भीज गया। मैंने कुछ गलत नहीं किया अब्बास, ये तुम्हारी औलाद नहीं। अब्बास अभी सरदार बीबी बोल रही थी कि अब्बास ने तड़प कर नहीं देखा। खुदा का वास्ता है माजी, मेरी औलाद के मुतालिक ऐसे अल्फाज बोलकर मुझे तकलीफ मत दें। अब्बास ने हुर्रा को अपने कंधे से जुदा करते हुए इसकी तलाइत थामते हुए कमाल जब से कहा, अच्छा अब्बास, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं हरगिज़ इस लड़की को तुम्हारी हबीबी की हैसियत से कबूल नहीं कर सकती। अब्बास के चेहरे पर अजियत के तासुरात महसूस करके इस मरतबा सरदार बीबी आहिस्तगी से बोली। सरदार शेरदिल ने भी मलामत भरी निगाहों से इन्हें देखा। वो मामले को काफ़ी हद तक समझ चुके थे। ठीक है माँ, मैं आपको मजीद अजियत से 2-4 नहीं करूँगा। अब्बास ने हुर्रा की कलाई छोड़कर सरदार बीबी के करीब जाकर इनके हाथ को हिद्दत से अपने हाथों में लेकर रब्बों से लगाया। अब्बास, सरदार बीबी ने इसे पुकारा। ख्याल रखिएगा माँ अपना, मैं चक्कर लगाता रहूँगा। सरदार बीबी की परेशानी पर बोलते थे तो वो बोला, फिर हुर्रा का थाम लिया। क्या करना चाह रहे हो अब्बास? सरदार शेरदिल ने ठटक कर पूछा। मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकता बाबा सरकार, अब हुर्रा वहाँ रहेगी जहाँ में रहूँगा। अब्बास सा कहता हुर्रा को अपने साथ लगाया। अचानक हवेली से आया, वैसे ही अचानक सबको हैरत से छोड़कर जा देख लिया इंजाम अपने गुस्से का। कहा था ना तुम्हें कुछ अर्से सब्र कर लो, लेकिन तुम्हें बस दुश्मनी निभानी थी। अब चला गया हमारा बेटा। अब्बास और हुर्रा के जाते सरदार शेरदिल सरदार बीबी पर धाड़े थे। ये सब इन सब के लिए नाकाबिले यकीन था कि अब्बास अपनी बीवी को लेकर जा चुका था। मेरा बेटा। सरदार बीबी को हकीकतन हैरत हुई थी कि उनका बेटा इतना बड़ा फैसला कर सकता था। क्या पाया है तुमने अपनी नफरत के बाद? बेटी तो पहले ही खो दी है, अब बेटा भी दूर जा चुका है। और फिर से धारे थे। बेशक वो जानते थे कि अब्बास कभी भी अपने माँ बाप से नाराज़ नहीं हो सकता। ये फैसला इसने सोच समझ कर किया होगा, मगर वो दर हकीकत ये चाहता था कि वो किस तरह नूरसी के साथ शादी पर अब्बास को राज़ी कर ले। मैंने तो पहले ही कहा था वो लड़की जादू करनी है, इसने मेरे बेटे पर जादू किया है, वरना मेरा बेटा मुझे छोड़कर तो जा ही नहीं सकता। सरदार बीबी के लहजे में अफसोस था। वो वहाँ मौजूद बाकी 3 नफूसों ने भी महसूस किया। बस बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं किसी भी तरह करके अब्बास को नूरे से शादी करने को राज़ी कर देता। अब वो खाक राज़ी होगा बेवकूफ़ औरत। वो फिर दाड़े। हाँ हूँ मैं बेवकूफ़, तभी तो वो 2 टके की लड़की मेरे बेटे को मुझसे छीन कर ले गई है। वो भी खासी गुस्ताखाना हुई कि सरदार शेरदिल ने खुदख्वार निगाहों से इन्हें देखा। लगता है तुम अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हो, अब बात करने की तमीज़ ही भूल गई हो। नाइम में नूरे मुलाजमीन की मौजूदगी फरामोश किए वो सरदार बीबी को दुपटते हुए बोल रहे थे। मैं नहीं छोड़ूंगी इस लड़की को, मेरे बेटे और शोर को मेरे खिलाफ कर दिया है मेरे इसने। इनके दिमाग में बस हुर्रा ही थी और सरदार शेरदिल की बात नज़रअंदाज करते हुर्रा को बुरा भरा कहने लगी। तुम वाकई अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हो। सरदार शेरदिल गुस्से से धारते हुए अपने कमरे में चले गए।
बर्बाद करे खुदा इस लड़की को जिसने मेरा बेटा मुझसे छीन ली। सरदार शेरदिल के जाने के बाद हाल का सकूत सरदार बीबी की हिक्कत अमेज आवाज़ ने तोड़ा था। अब वो मुसलसल हुर्रा को कोसने दे रही थी, जबकि नूरे इनको देखते नफ़ी में सर हिलाते चली गई। ये तो सब बिगड़ गया सरदार बीबी। नायमा ने लहजे में अफसोस था। अब महज वहाँ सरदार बीबी और नायमा मौजूद थे। तुम फिक्र नहीं करो नायमा, देखना मैं क्या हाल करती हूँ इस लड़की का, कुछ दिन ऐश कर लेने दो इसे। चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट लाए वो ये क्या हो जाता है। फिर से आई गेस मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, इस नाम को बंद करना पड़ेगा। मुझे पेज नंबर भी याद नहीं है, सारा पढ़ चुकी हूँ। क्या करेंगी आप? तुम बस देखती जाओ। नायवा के पूछने पर सरदार बीबी राजदारी से बोली और सोच अंदाज में कैद में नक्ते को तकने लगी। गाड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी। इन्हें सफ़र करते हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, मगर इस सारे वक्त में इन दोनों के दरमियान मुकम्मल तौर पर खामोशी छाई रही थी। अब्बास चेहरा स्पार्ट चेहरा लिए गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि हुरा सुखड़ी समटी बैठी थोड़ी थोड़ी देर बाद तिरछी निगाहों से अब्बास को देख लेती, मगर खामोशी तोड़ने की कोशिश इसने भी नहीं की थी। जाने क्यों इसे अब्बास की बेहद संजीदगी से खौफ आया था। हुरा को अपने साथ ले जाने का फैसला इसका हमेशा से था, मगर वो चाहता था कि एक मरतबा हुरा सबके साथ हवेली में रहे, शायद खुश हवेली के मकीन इसकी मासूमियत और अच्छाई की बिना पर इससे मानूस हो जाए। मगर सब कुछ इसकी तवक्का के बरक्स हुआ था। इसके घर वाले तो किसी सूरत हुरा को कबूल करने के दर पे ही नहीं थे, बल्कि अगर आज वो वक्त पर न पहुंचता तो जाने क्या हो जाता। ये तमाम बात सोचते हुए अब्बास ने तवील सांस खारिज किया। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हुरा की निगाहें खुद पर महसूस कर रहा था। वो समझ जाता कि उस साइमे भी बैठी थी, मगर इसने हुरा को मुखातिब नहीं किया था, क्योंकि वो हुरा से घर पहुंचकर बात करने का इरादा रखता था। मजीद 1 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद गाड़ी के खूबसूरत वसी और अरीज बंगले में दाखिल हुई। 2 घंटे के सफर में ही हुरा बहुत थक गई थी। जब अब्बास अपनी सीट से निकलकर हुरा की जानिब का दरवाजा खोला तो हुरा डर कर सीट की साथ लग गई। हुरा की इस हरकत पर अब्बास ने एक लम्हे को अपनी आंखें बंद की और गहरा सांस लिया। फिर दोबारा आंखें खोलकर हुरा को देखा, जो निकाय झुकाई बैठी थी। हाथ बढ़ाकर अब्बास ने इसकी कलाई अपनी शिकंजे में ली और नरमी से इसे सीट से उठाकर खड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता चलता बंगले में दाखिल हुआ। ये बेहद निफासत से सजाए हुए खूबसूरत लाउंज में से गुजर कर जीने तय की और एक आलिशान कमरे में दाखिल हुए। हुरा मध्यम सांस लेते हुए लब बिंचे अब्बास के पीछे कमरे में दाखिल हुए। एक सरसरी सी निगाह कमरे पर डालकर हुरा ने सर झुका लिया, क्योंकि अब्बास अब इसे ही देख रहा था। नाराज़ है मुझसे? धीमी आवाज़ में पूछा गया तो हुरा ने चौंक कर अब्बास को देखा। जी नासमझी से पूछा गया। मैंने पूछा मुझसे किसी बात पर नाराज़गी चल रही है आपकी? अब्बास ने अपनी बात फिर से दोहराई तो हुरा अब हैरतज़दा हुई। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब देकर वह सवालिया निगाहों से अब्बास को तकने लगी। यार क्या हो रहा है मेरे फ़ोन को आज? फिर बात क्यों नहीं करी? कोई लड़की इतना खामोश कैसे रह सकती है? हुरा हल्के पुल के अंदाज में कहते, इस नामहसूस अंदाज में हुरा को अपनी सिर्फ खींचा। वो मुझे लगा वो झिझक कर खामोश हो गई तो अब्बास ने आईब्रो अचका कर इसे देखा। क्या लगा मेरी जान को? निगाहें हनूस हुरा की झुकी निगाहों पर जमी पूछ रही। मुझे लगा आप गुस्से में हैं। अब्बास के सीने पर हाथ रखते हुए वो धीमी आवाज़ में बोलते अब्बास ने तवील सांस लिया। किस पर गुस्सा? हुरा की थोड़ी के नीचे अपनी अंगश शहादत रखकर चेहरा जरा सा बुलंद करते हुए वो पूछा रहा था। मुझ पर। वो एक नज़र अब्बास की पुरतपिश निगाहों को देखती फिर से चेहरा झुका कर बोली, मैं खुद पर तो गुस्सा कर सकता हूँ, मगर आप पर कभी नहीं मेरी जान। हुरा की पेशानी पर लब रखते हुए बोला तो हुरा की आंखों से आंसू बेख्तियार बहने लगे। अगले चंद लम्हे में वह सिसकने लगी तो अब्बास ने हैरतज़दा होकर इसे देखा। हुरा मेरी जान ऐसे क्यों रो रही हैं आप? मैंने कहा तो है मैं कभी भी आप पर गुस्सा नहीं कर सकता। हुरा के आंसू अपने हाथों की हथेली की पूरे से साफ करते वो लहजे में फिक्रमंदी लिए खोया हुआ। फिर आप बात क्यों नहीं कर रहे थे मुझसे? शायद ये पहला शिकवा था जो हुरा ने अब्बास से किया था, जबकि इसके हिचकियों के दरमियान बोलने पर अब्बास के लबों पर मुस्कान बिखरी। गुस्सा नहीं था, बस खामोश हो गया था। और गुस्सा किस पर हो सकता हूँ जानम? आप मेरी बीवी और मेरी माँ और वो मेरी माँ है। आप दोनों ही मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ है। दिव्य आवाज़ में बोलते वो इसकी पुनम आंखों को तकने लगा, जो इस वक्त दिलकश लग रही थी। आप मेरी वजह से परेशान है ना? मेरी वजह से आप सरदार बीबी हवेली से दूर हैं। वो टूटे अल्फाज में रोते हुए बामुश्किल बोलती। हुरा मैं दूर नहीं रह सकता अपनी माँ से, मैं जाता आता रहूँगा। आप फिक्र नहीं करें इस बात की। इसका चेहरा साफ करते हुए बोली, फिर खामोश क्यों हो गए थे आप? सारे रास्ते आपने मुझसे बात नहीं की। हुरा इसकी बात पर सरल लत्ते पूछ रही थी, जबकि अब्बास को दिली खुशी हुई थी कि हुरा इस पर हर हक जमा कर शिकवा कर रही थी। बेसाख्ता की आने वाली मुस्कुराहट को वो दबा गया। देखे जाने में कुछ लोग अपना गुस्सा चीख चिंगार कर जाहिर करते हैं, कुछ लोग बातचीत बंद कर देते हैं, अमूमन लोग नाराज़गी का इजहार करते हैं, मगर मैं आदतन खामोश हो जाता हूँ, क्योंकि गुस्से में इंसान कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है। और फिर आप और
माँ तो मुझे जान से बढ़कर अजीज़ है। मुझे कभी भी आप दोनों पर गुस्सा नहीं आ सकता, और आज जो जो मैंने आपको अपने साथ आने का फैसला किया वो भी बहुत सोच समझ कर किया। बेहद संजीदगी से कहते वो होरा के रोने की बात सुर्ख आंखों को तकता हुआ बोल रहा था, जबकि होरा हमेशा की तरह बगौर इसकी बातें सुन रही थी। अगर कभी मुझसे गलती हो गई तब भी क्या आप मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे? होरा ने यकीन दहानी चाहिए तो बात के संजीदा चेहरे पर तबस्सुम बिखरा। अगर कभी आपसे गलती हो गई तब भी खुद पर तो गुस्सा कर लूंगा, मगर आप पर नहीं करूंगा। मैं फराक दिली से बोला तो हुर्रा ने हैरतज़दा होकर ऐसे देखा जो शायद दुनिया का पहला साबिर मर्द था। आप सच में कभी गुस्सा नहीं करेंगे मुझ पर? हुर्रा अब्बास के सीने पर अपने दोनों हाथें जमाते मान से पूछ रही थी। कभी नहीं करूंगा। हुर्रा की नाजुक कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए वो खोया हुआ। इतनी फराक दिली की कोई खास वजह वो मुझे बगैर न रह सकी। जबकि अब्बास ने इसकी बात पर सर इस बात में लाया तो हुर्रा ने सवालिया अंदाज में आबरू गए। मेरे नज़दीक हुर्रा जो मोहब्बत करते हैं ना, इनको फराक दिल भी होना चाहिए। महबूब की गलतियों को फरामोश कर देना चाहिए। और मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, फिर आपके लिए मेरा दिल बहुत वसी है। अपने लबों को हुर्रा के रुखसार के करीब ले जाकर वो मदम आवाज़ में बोल रहा था। आखिर में इसने हुर्रा के रुखसार पर लम्स छोड़ा। अब्बास की इस कार्रवाई पर हुर्रा ने आंखें सख्ती से मीच ली, जबकि अब्बास इसके चेहरे पर हया से जराई सुर्खी देकर मुस्कुरा रहा था। एक बात बोलूं? थोड़ी खामोशी के बाद हुर्रा ने निगाहें झुकाई झिझकते हुए पूछा। जी जानम, मुझे पता है आप गुस्सा नहीं करेंगे मेरी बात पे, क्योंकि अभी आपने बोला था। अब्बास की इजाज़त देने पर हुर्रा हलक तर्क करती बोली थी, जबकि अब्बास इसकी बात पर हरनूस मुस्कुरा रहा था। मुझे यकीन है आप मेरी फराक दिली का कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगी। हुर्रा को देखते हुए वो शर्त से बोला, मगर हुर्रा के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। हिम्मत मजम करते हुए हुर्रा ने लबों पर ज़बान फेरी। आप एक लफ्ज़ बोलकर हुर्रा ने ज़बान दाद दबाई। आप नूरे से शादी कर लें? सर और आंखें झुकाए वो अटकते हुए मध्यम आवाज़ में बोलते एकदम अब्बास के चेहरे के तासुरात बेहद संजीदा हुए, फिर माथे पर बल पड़े। क्या बोल रही हैं आप? अब्बास को लगा शायद इसे सुनने में गलती हुई, तभी से बेहद संजीदगी से पूछने लगा। आप नूरे से शादी कर? इससे पहले ज़्यादा बोल नहीं पाई थी, अब्बास ने इसके लबों पर हाथ रख दिया। अगर आपको याद हो हुर्रे, तो मैंने कहा था आपको कि मैं नहीं चाहता हमारे दरमियान इस मौजू पर कोई बात हो। आवाज़ धीमी थी मगर लहजा सरता। हुर्रा ने बेख्तियार झुरझुरी ली। सारे मसाइल का हल ये वो हिम्मत करके बोलती, मगर ये बोलते हुए इसके में किस कदर बेचैनी थी ये वही जानती थी। एक अच्छी बीवी की तरह आपने मुझे मशवरा दिया, मैं इस बात पर कदर करता हूँ, मगर मैं फिर भी यही कहूँगा कि हुर्रा के आइंदा मैं आपकी ज़ुबान से ये बात ना सुनूँ। अब्बास का चेहरा सपाट और लहजा हनूस सर था, मगर आवाज़ धीमी थी। मैं सच में कह रही हूँ। वो इस मरतबा माथे पर बल डाले बोली। मैं भी सच कह रहा हूँ। इस मरतबा वो लहजे में नरमी लिए बोला था। आप समझ नहीं रहे। आंखों में उतरी नमी को पलक झपक कर छुपाते हुए बोली। क्या नहीं समझा? हनूस नरमी से पूछा गया। नूरे आपसे वो धीरे से बोलती खामोश हो गई। आप अपनी बात करें। लहजे में नरमी थी मगर अंदाज हुक्मराना था। मैं चाहती हूँ आप नूरे से शादी कर लें। वो निगाहें चलाई बोली। मैंने कहा आप अपनी बात करें। हुर्रा की हठधर्मी पर आवाज़ ने लब पीछे और अपनी बात दोहराई। मैं दिल से कह रही हूँ। इस मरतबा हुर्रा की आवाज़ भीग गई। मैं भी दिल से कह रहा हूँ। ऐसे करने से सब ठीक हो जाएगा। हुर्रा ने अपनी समझ के मुताबिक कायल करने की कोशिश की। क्या गारंटी है कि सब ठीक हो जाएगा? अब्बास ने हुर्रा की आंखों में आंखें डाले पूछा। बस मेरी बात मान ले प्लीज़। अब्बास के नरम लहजे पर हमेशा हुर्रा की हिम्मत बनती थी और वो इस पर हिलतजाइया हुई। हुर्रा मेरी बात गौर से सुने और समझे। तवील सांस लेने के बाद अब्बास ने हुर्रा को कुर्सी पर बिठाया और खुद फर्श पर घुटने के बल बैठ गया। हुर्रा ने सर हिलाते हुए मुंतज़िर निगाहों से अब्बास को देखा। सोचे जो आप सोच रही हैं अगर वैसा हो भी गया तो मैं दो बीवियों में इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप सिर्फ मेरी बीवी नहीं है बल्कि मेरे दिल और ज़िंदगी में बेहद अहमियत रखती हैं। ये कहना कि मेरी महबूब बीवी हैं, जिसके लिए मेरे दिल में बेहद गुंजाइश है। हुर्रा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या चीज़ मुझे आपकी जानिब खींचती है, मगर आपको अज़ियत में नहीं देख सकता। और ये बात जानता हूँ कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं, और इसीलिए आपने मुझे बांटने का मुश्किल तरीन फैसला किया है, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। मेरे दिल में नूरे के लिए कोई जज्बात नहीं है। मेरा इनके साथ गुजारा मुश्किल है। उम्मीद है ये बात मैं आखिरी मरतबा आपको समझा रहा हूँ। अब्बास अपने मखसूस धीमे अंदाज में हुर्रा को समझा रहा था। हुर्रा नसीब हम दोनों का साथ जुड़ा हुआ है। हमें ऐसे ही एक दूसरे की ज़िंदगी मुश्किल शामिल होना था, चूँकि खुदा के हर काम में मसलियत होती है, इसलिए खुदा पर हर मामला छोड़ दें और प्लीज़ नूरे के लिए फ़िक्रमंद ना हो। इसके लिए अपनी मिसाल ही ले लें। आप हर मामले में बेकसूर थी, बज़ाहिर आपके साथ जुल्म हुआ, मगर खुदा अपने बंदे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। तभी मेरा दिल आपकी तरफ फेर दिया। इस तरह नूरे बहुत अच्छी लड़की है, तो फिर इनके साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं ना करेगा। यकीनन कुछ बेहतरीन मिलेगा इन्हें। नहायत नरमी से कहते हुए वह हुर्रा की दोनों हाथों के पुश पर अपने लब रख गया। मुझे यकीन है अब इस बारे में मज़ीद बात नहीं होगी हमारी। हनूस खामोशी से बैठी हुर्रा ने इस बात में सर लाया। अब्बास की बातों से किस हद तक पुरसुकून हुई थी, वरना तो बार बार नूरे के साथ हुई नाइंसाफ़ी का ख्याल आता तो इसे बेचैन कर देता। जी। हल्का सा मुस्कुरा कर वो बोली थी तो अब्बास ने भी इसे मुस्कुरा कर देखा। वो खुद उठने के बाद इसे भी थाम कर खड़ा किया। आपको किसी भी बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जानम। यहाँ आप सुकून से रहें, क्योंकि आप इस घर के मालकिन हैं। हमारे बेबी का ख्याल रखें, खुश रहें। हुर्रा के पेट पर हाथ रखते हुए मज़ीद बोला तो हुर्रा ने
जीभ बटाने की गर्ज से इसी के सीने में मुँह छुपा लिया। आपका साथ मेरी खुशी से है सरकार। आपसे मिलते मोहब्बत मेरे दिल में लगे ज़ख्मों को भर चुकी है। आपका लफ्ज़ मेरे वजूद पर लगे ज़ख्मों की दवा साबित हुआ है। आपकी मुझे दी जाने वाली इज़्ज़त मुझे दुनिया के सामने सर उठाकर चलने में हिम्मत देती है। मैं दुनिया की खुशकिस्मत औरत हूँ तो जिसे आप जैसा हमसफ़र मिला। थोड़ी देर बाद हुर्रा अब्बास के सिरे पर सर टिकाए धीमी आवाज़ में गोया हुई तो इसके अल्फाज सुनकर अब्बास के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और गहरी होती गई। बस अपने मेरे और मेरे बच्चे के बारे में सोचा करें, मुझे हेल्दी बेबी चाहिए। मोहब्बत से कहते हुए अब्बास ने इसे खुद में भींच लिया। यार अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो क्या करना चाहिए? अलियान के अचानक सवाल पर अहमद ने इसे नासमझी से देखा। वो दोनों इस वक्त अब्बास का इंतजार कर रहे थे, जो आजकल हासा कम नजर आता था। मगर अलियान और अहमद कभी शिकवा नहीं किया था। वो जानते थे अब्बास ऑफिस के साथ उस बात ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बीवी को वक्त देते हैं। आज इन सब का इकट्ठा होने का प्लान था। शादी कर लेनी चाहिए, अहमद ने कंधे उचकाकर आराम से अंदाज में कहा। अबे शादी भी कर लूंगा, पहले तो मेरे सवाल को सही तरह समझ कर जवाब दिया। अलियान ने माथे पर पैर डाले कहा, अच्छा अच्छा बता तुझे कौन पसंद आ गई? अहमद ने फौरन पूछा, बादा अलियान साहब का दिमाग घूम जाए और कुछ बताएं ही ना। यार मुझे अब्बास की कज़न पसंद आ गई। अलियान ने संजीदगी से क्या क्या वाकई सच कह रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुझे भी कोई पसंद आई? अब्बास आता है तो मैं से बात करता हूँ। अहमद ने ज़िंदगी में अलियान को पहली मरतबा संजीदगी से कोई बात करते देखकर हैरत और खुशी के तासुरात लिए कहा, जितना सब आसान दिखाई दे रहा है इतना नहीं है। अलियान हनूज संजीदा था। क्या मतलब? मसला क्या है? आखिर क्या आसान नहीं है? अहमद के पूछने पर अलियान ने तवील सांस खारिज किया। मैंने पता करवाया, नूरे अब्बास के साथ बचपन से एंगेज्ड है। वो बेचारा आराम से अंदाज में बोला था, जबकि अहमद ने इसका चेहरा बगौर देखा, जहाँ क्या कुछ नहीं था। बेचैनी, इसराब और शायद सब कुछ खो देने का खौफ। मगर अब्बास तो अब शादी हो गई है ना, वो और वो हुरा भाभी के साथ बहुत खुश है। हुरा भाभी के लिए मोहब्बत अब्बास की आंखों से साफ झलकती है। मुझे नहीं लगता अब्बास उस शादी का सोचेगा भी। अहमद भी मामले की संगीनी समझते हुए संजीदगी से बोल रहा था, क्योंकि वो दोनों ही काफ़ी हद तक अब्बास के खानदानी उसूलों को जानते थे। हाँ मैं जानता हूँ, मगर अलियान के खामोश होने पर अहमद ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। सबसे लड़ूंगा, मगर नूरे पता नहीं मेरा साथ कबूल करेगी या नहीं। बोलते हुए अलियान ने निगाहों का जाविया बदल लिया। मकसद आंखों में आई नमी छुपाना था, मगर अहमद देख चुका था और इसके लिए अलियान का ये रुख बिल्कुल नया था। अलियान किस लड़की के मामले में इस कदर संजीदा था? प्यार करते हो नूरा से? अहमद ने जाजी निगाहों का इसका चेहरा देखते हुए पूछा। पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन नहीं था मुझे, मगर बोलते बोलते वो खामोश हुआ। मगर अहमद ने खामोशी को तोड़ा। मगर मुझे हो गई है नूरे से मोहब्बत। अहमद, मैं इसकी आंखों की उदासी और चेहरे का इस्तिराब खत्म कर दूंगा। इतनी मोहब्बत दूंगा कि वो सब भूल जाएगी। अलियान की मानी खेज बात पर अहमद ने चौंक कर इसे देखा। ऐसी लड़की के साथ मोहब्बत तकलीफ देती है अलियान, जिसकी आंखों में पहले से ही किसी और के ख्वाब हो। अहमद ने इसे हकीकत से रोशनास करवाना चाहा तो अलियान ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, मैं नूरों को इतनी मोहब्बत दूंगा कि मुझसे न भी मोहब्बत हुई, लेकिन इतना यकीन है मुझे कि मेरी मोहब्बत से ही मोहब्बत हो जाएगी। इसके लहजे में कुछ ऐसा था कि अहमद ने मुस्कुराकर इसे देखा, जो कि आज बहुत बड़े दिल वाला साबित हो रहा था। अब्बास को बताएगा ये सब? हाँ, मगर अभी नहीं। क्यों अभी क्यों नहीं? अहमद ने आईब्रो उचका कर पूछा। क्योंकि पहले मैं नूरे को बताना चाहता हूँ। अलियान के जवाब पर अहमद ने महज सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है तो तू ज़रूर अपनी मोहब्बत को पालेगा। अहमद ने इसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा तो अलियान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। एक उदास चेहरा इसकी आंखों के सामने उभरा था, जिसके बाद इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। ज़िंदगी अब्बास से हम सफ़र के साथ इस कदर खूबसूरत थी कि अब तो हम वक्त हुरा के चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रहे थे, और हुरा को हंसता मुस्कुराता देखकर वो खुद भी पुरसुकून रहता था और काफ़ी हद तक हुरा की ज़िंदगी की तरफ वापस ले आया था। अब हुरा किसी भी डर और खौफ के बगैर इससे हम कलाम होती थी और ढेर सारी बातें करती थी। वो भी इसे खामोशी से बैठकर सुनता था और इस कदर खूबसूरत बोलती थी कि अब्बास इसकी बातें याद करके मुस्कुराता रहता। दिन हफ्तों में बदल रहे थे और हफ्ते महीनों में बदल रहे थे। हुरा की ज़िंदगी की भारी अरूज पड़ती। सुबह अब आँख अब्बास की मोहब्बत पर लम्से खुलती, फिर अब्बास इसे अपने हाथों से नाश्ता बनाकर खिलाता। हुरा इसे ऑफिस के लिए मुस्कुराते हुए रुखसत करती। दिन गुजरने के साथ साथ दोनों में मोहब्बत बढ़ती रही थी। अब्बास कोई दुख तकलीफ हुरा के बाद से भी नहीं गुजरने देता था। इस दौरान इन्होंने डॉक्टर से हुरा की ही ख्वाहिश पर बच्चे का जिन्स मालूम किया और बेटी की आमद का सुनकर हुरा ने खोजती निगाहों से अब्बास को देखा, जबकि अब्बास के चेहरे पर ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट ने बसेरा कर लिया था। अब्बास की खुशी देखा हुरा भी हल्की फुल्की होगी, वरना इसे यही खौफ था कि अगर बेटी हो जाती तो क्या अब्बास की खुशी हनूज वैसी ही रहती। इस दौरान वो हफ्ते में बाद हवेली चला जाता था। 2-3 घंटे बाद वापस हुरा के पास बंगले में आ जाता। सरदार शेरदिल ने इसे अपने तौर पर बहुत समझाया कि वो हुरा को लेकर हवेली आ जाए। सरदार बेबी की तरफ से इस मरतबा कोई मसला नहीं होगा, मगर अब्बास मुनासिब जवाब देकर इन्हें इनकार कर देता। सरदार बीबी ने भी काफ़ी जज्बाती करके अब्बास को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अब्बास जल्द आने का कहकर इन्हें टाल देता। हुरा को अब्बास के साथ शहर में रहते हुए काफ़ी महीने गुजर चुके थे। 6 महीने पर लगा कर ऐसे गुजरे कि मालूम ही ना पड़ा। हुरा तो महज अब्बास की हमसफरी में खुशियाँ समेट रही थी। क्या हुआ हुरा, आज आप बेचैन क्यों हो रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो नाश्ता बनाकर हुरा को जगाने कमरे में गया तो हुरा पहले ही बेड की पुष्ट से टेक लाए इस तरह अभी कैफियत में बैठी थी। मैं ठीक हूँ, बस वो अजीब बेचैनी होने लगी तो आँख खुल गई। उन्होंने बाबूंशी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वरना वो जानती थी अब्बास सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके पास ही रह जाएगा, जबकि आज वो खुद बता रहा था कि इसके बहुत ज़रूरी केस की समात थी। चलें फ्रेश होकर नाश्ता करें, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। अब्बास ने हुरा की बात पर अब्बास ने फिक्रमंदी से कहा।
बेटे को फिर हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है, ने एहतजाज करना चाहा क्योंकि इसका दिल कहीं जाने को ना था। हुरा मिर्जान, मैं आपकी और अपनी बच्ची की सेहत के मामले में लापरवाही हरगिज़ नहीं कर सकता। चले मिर्जान उठें, हिम्मत करें। आवाज़ ने हुरा के बड़े बड़े वजूद को देखते हुए प्यार से कहते हुए सहारा देकर उठाया तो हुरा मुस्कुराते हुए उठ गई। इसे अब्बास का इतना ख्याल रखना हमेशा सुकून देता था। डॉक्टर से चेकअप करवा कर तसल्ली करने के बाद अब्बास ने हुरा को घर छोड़ा और खुद अपने ऑफिस चला गया। पीछे हुरा की तबीयत कुछ देर तो बेहतर रही, मगर फिर से अजीब हालत होने लगी। बार बार दिल में ख्याल आया कि अब्बास को बुला ले, मगर फिर ये सोचकर सब्र करने की कोशिश करती कि अब्बास परेशानी के मामले में गाड़ी चलाकर आएगा। यही सोचते हुए अब्बास के आने का इंतजार करने लगी। शाम होने वाली थी, अब्बास के आने का वक्त भी हो गया था, मगर हुरा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। जब अब्बास ने कमरे में कदम रखा तो हुरा को आड़ा तिरछा बेड पर लेटा देखकर परेशानी से इसकी जानिब लपका। हुरा, क्या हुआ है मेरी जान? हुरा को अपने सीने से लगाए वो इसके पसीने से शाबूर वजूद को खुद में समेटे पूछ रहा था। वो हुरा से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। इसकी हालत तो अचानक ही बिगड़ गई थी। अब्बास ने फौरन से अपने भाव में पड़ा और बाहर की जाने बढ़ा। अस्पताल पहुंचकर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर हुरा को इमरजेंसी में ले जाया गया। पीछे अब्बास इस्तराबी कैफियत में कॉरिडोर के चक्कर काट रहा। कुछ देर बाद डॉक्टर के बाहर आने पर वो इनकी जानिब लगा। डॉक्टर, क्या हुआ है अचानक मेरी वाइफ को? वो ठीक तो है? लहजे में फिक्रमंदी लिए वो पूछा था। एक्चुअली मिस्टर अब्बास, आपकी वाइफ का बीपी शूट कर गया है, इसलिए फौरी ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ने अब्बास को देखते हुए कहा। ऑपरेशन? मगर इतनी जल्दी? अभी तो काफ़ी वक्त है डॉक्टर। डॉक्टर की बात सुनकर अब्बास ने परेशानी और हैरत की मिलीजुली कैफियत में कहा, जी मैं जानती हूँ अभी 7 मंथ है आपकी वाइफ का, बट अगर अभी ऑपरेशन न किया तो आपके बेबी के साथ साथ आपकी वाइफ की ज़िंदगी बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर के इंतजार पर अब्बास के कान साई करने लगे। नहीं, हुरा को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, शी इज़ माई लाइफ, वो बेहदी के आलम में बोला था। अब परेशान ना हो, बस दुआ करें। हुरा डॉक्टर के लिए अब्बास की मोहब्बत जानती थी। वो पहले महीने से ही हुरा को इसके पास लाता था और डॉक्टर होने की वजह से हर तरह की कपल से सामना होता रहता था, मगर अब्बास से शोर बहुत नायाब देखने को मिलते थे। डॉक्टर इसे तसल्ली देकर जा चुकी थी, जबकि अब्बास को इस वक्त किसी अपने के सहारे की अशद ज़रूरत थी जो इसे इस नाजुक सूरत हाल में तसल्ली देता, मगर खुदा की ज़ात के सिवा कोई नहीं था। बेसाख्ता अब्बास के कदम हॉस्पिटल में मौजूद मस्जिद की जानिब बढ़ने लगे। खालिक की बारगाह में वो रो कर हुरा और अपनी होने वाली औलाद के लिए दुआ कर रहा था। जब कोई सच्ची नीयत से दिल की गहराइयों से अपने रब को पुकारता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रब जो सतर माऊ जितना प्यार करता है वो कैसे ना अपने बंदे के सुने। बेटी की पैदाइश की खबर जब अब्बास को दी गई तो बेख्तियार वो सजदे शुक्र में झुक गया। हुरा, कैसी है डॉक्टर? और मेरी बेटी? आंखों में आई नमी को उंगली से साफ करते हुए वो ऑपरेशन थिएटर से निकलती डॉक्टर से पूछने लगा। आपकी वाइफ अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्री मेच्योर डिलीवरी की वजह से आपकी बेटी को कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब्बास को एक तरफ खुशी भी हुई तो दूसरी तरफ अपनी बेटी के लिए परेशानी भी। मेरी बेटी ठीक है ना डॉक्टर? लहजे में कहीं डर लिए वो पूछा था कि अगर हुरा को होश आए और अपनी बेटी से मिलने का कहा तो वो उसे कैसे समझाएगा। जी जी मिस्टर अब्बास, आपकी बेटी ठीक है, लेकिन कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना ज़रूरी है। डॉक्टर ने अब्बास के परेशान होते देख फ़ौरन तसल्ली देते हुए कहा। मैं अपनी बीवी और बेटी से मिल सकता हूँ? बेचैनी से पूछा गया तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। फिर अब्बास पहले हुरा से मिला जो बेहोश रहती थी। हुरा की बेचैनी पर मोहब्बत से लब रखते हुए वो इसकी मासूमियत से सजे हुए चेहरे को देख रहा था। थैंक्स हुरा, मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। पर नोरा लगे हुए हुरा के हाथ को अपने लबों से लगाते हुए वो मोहब्बत से चूर अंदाज में बोला। कुछ देर हुरा के पास रुकने के बाद वो नर्स के साथ नर्सरी में आए जहाँ इसकी नन्ही सी बेटी मौजूद थी। अब्बास शीशे में इसे देखने लगा जो बिल्कुल इसी के नैन नकुश थी। इसे देखकर अब्बास को अपने बाबा और माँ का ख्याल आया। यकीनन अपनी पोती को देखकर इनके दिल में हुरा के लिए कुछ गुंजाइश बने। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अब्बास ने आगे सरताज शर्दिल के नंबर पर कॉल मिलाई। पहली पल पर ही कॉल उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा सरकार, लहजे में खुशी समाई इसने सलाम किया। वालेकुम सलाम मेरा शेर बेटा, कैसा है? अब्बास के लहजे की खुशी महसूस करते वो भी मुस्कुराते हुए पूछने लगे। बाबा मैं ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। खुशी अब्बास की आवाज़ से साफ झलक रही थी, जिसे महसूस करते हुए सरताज शर्दिल का भी दिल खुश हो गया था। खुदा मेरे शेर को हमेशा खुशी रखे, लेकिन बाप को तो बताओ तो सही क्या वजह है खुशी की? वैसे दिल से दुआ देते हुए आखिर में पूछने लगे। बाबा मेरी बेटी हुई है। अब्बास के बोलने पर एक पल तो सरताज शर्दिल के मुस्कुराते लब सुखड़े, मगर दूसरे पल अब्बास को खुशी का सोचकर वो भी मुस्कुराने लगे। मुबारक हो मेरे बेटे। ख्वाहिश तो इनकी वारिस की थी कि जब अब्बास का बेटा पैदा होता, मगर अब्बास के लहजे की खुशी इन्हें कोई भी बात करने से रोक गया। आपको भी मुबारक हो बाबा, आप दादा बन गए। सरताज शर्दिल की जाने से खुशी से दी गई मुबारक पर अब्बास की खुशी में इजाफा हुआ था। हाँ हाँ चलो हम आते हैं अपने बेटे के पास अपनी पोती को देखने, वो कहकर लगाकर बोलते। बाबा वो बिल्कुल मेरी जैसी है, इसकी आंखें, इसकी नाक, इसके होंठ आप देखेंगे तो यही कहेंगे। अब्बास की आंखों के सामने इस नाजुक छोटी सी कली का नक्श उभरा था। हाँ हाँ मेरा बेटा, औलाद अपने माँ बाप पे ही जाती है, जैसे तुम और आप भी मुझ पे किए थे। और बेख्तियार बोलते, जबकि इनकी बात पर दोनों तरफ चंद पल के लिए खामोशी छा गई। आप ही के जिक्र पर दोनों बाप बेटे के दिल में टीसें उठी थी। माँ आ गई बाबा? अब्बास ने चंद लम्हों बाद इस्तफसार किया। हाँ वो फिर आ जाएंगी, सरताज शर्दिल ने मुख्तसर जवाब दिया।
हुरा को होश आ चुका था। वो पहली बात जो इसने की थी वो यही थी कि इसे अपनी बेटी से मिलाया जाए। जब नर्स ने से हुरा ना समझी तो वो डॉक्टर के कहने पर अब्बास को बुलाने गई। अब अब्बास जब कमरे में दाखिल हुआ तो हुरा की जानिब बढ़ा। सरदार, मुझे मेरी बेटी से क्यों नहीं मिला रहे ये सब, प्लीज़ मेरी बेटी ला दें। अब्बास के करीब आने पर हुरा लेटे से बैठते हुए बोली तो अब्बास ने इसे सहारा दिया। हुरा, रिलैक्स मेरी जान, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द आपके पास होगी। जब अब्बास ने हुरा के चेहरे पर खौफ की तरीर पड़कर नरमी से समझाया। मगर अभी क्यों नहीं, वो ठीक तो है ना? हुरा ने अब्बास की आंखों में देखते हुए पूछा। जनाब, आपको पता है ना, प्री मेच्योर डिलीवरी हुई है आपकी और हमारी बेटी की जान बच गई, यही बहुत है। इसलिए कुछ दिन अब दुआ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अब्बास ने इसे साथ लगाए नरमी से समझाया। दुआ? हुरा ने चौंक कर अब्बास को देखा जो इसी को देखता आप मुस्कुरा रहा था। पता है, आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैंने खुदा के सुपुर्द कर दिया आपको और अपनी बेटी को। ये शायद मुझे नाचीज़ पर करम किया रब ने कि मेरी दुआ कबूल हो गई और मेरी बीवी और बेटी ठीक है, इसलिए मैंने हमारी बेटी का नाम दुआ सोचा है। कैसा लगा आपको? अब्बास ने हुरा की नकाहत भरी आंखों को लबों से छूते हुए आखिर में सवाल किया। बहुत अच्छा। मुस्कुराते हुए हुरा ने मुख्तसर कहा। सब बाहर आए हुए हैं, आलियान, अहमद और बाबा भी दुआ को देखने आए हैं। पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बिठवाई हैं इन्होंने। अब्बास के खुश होकर बताने पर हुरा को भी खुशी महसूस हुई। मेरी बेटी कैसी है, किसकी तरह है? हुरा ने इश्तियाक से पूछा। मेरी बेटी बिल्कुल मेरी जैसी है। अब्बास आंखों में शरारत लिए बोला, जबकि हुरा ने पुरसुकून होकर सर अब्बास के कंधे पर टिका दी, आंखें मूंद ली। वह यही तो चाहती थी कि इनका बच्चा बिल्कुल अपने बाप के जैसा हो। अगले दिन हुरा की जिद करने पर अब्बास इसे दुआ के पास लेकर गया, जहाँ अपनी बेटी को देखकर हुरा की आंखें भीग गई। चंद दिन बाद दुआ को भी अस्पताल से छुट्टी हुई तो अब्बास और हुरा ने पहली मरतबा दुआ को गोद में उठाया। अब्बास नरमी से दुआ को गोद में उठाई, बार बार इसके रुई जैसे हाथों पर शफकत भरा बोसा दे रहा था, जबकि हुरा मुस्कुराते हुए आंखों में नमी लिए इन्हें देख रही थी। इस वक्त इसे अपने माँ बाप की शिद्दत से याद आई थी। बहते आंसुओं को फौरन साफ किया, क्योंकि वो जानती थी सिरोता देखकर अब्बास परेशान हो जाएगा। दुआ को लेकर जब वो दोनों घर पहुंचे तो आलियान और अहमद ने इनके इस्तकबाल के लिए घर को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। ढेर सारे तोहफे तोहफ़ और केक देखकर हुरा को बहुत अच्छा लगा। बेख्तियार आसमान की चेहरा बुलंद किया और पुरनम आंखों से दिल में हर नेमत का पर खुदा का शुक्र अदा किया। क्या बकवास है ये? वो भाग कैसे गया? ये क्या क्या हो रहा है? ये तू क्या मैं ये समझूं अहमद की पुलिस इन दोनों को पकड़ने में नाकाम हो चुकी है। दोनों इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। अहमद की जानिब से ज़्यादा कुछ इन वो कातिलों के बारे में मालूम ना हो सका, बल्कि वो दोनों कातिल मुल्क से भाग चुके थे। ये सुनकर अब्बास एकदम इश्तियार में आया था। अब्बास, यार कोई बड़ी स्पोर्ट है इन दोनों को, जब भी बार बार हमारी पहुंच से दूर कर दिए जाते हैं। अहमद परेशानी से बोला। अहमद, मुझे वो दोनों जिंदा सलामत अपने सामने चाहिए। क्या तुम मेरा साथ नहीं देख सकते? सिर्फ ये बताओ मुझे। अब्बास ने इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा तो अहमद ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, यार मैं तेरे साथ हूँ तो फिर अब रोड की पुलिस से कांटेक्ट करो, मुझे वो दोनों चाहिए ताकि मैं इन्हें खुद अपने हाथों से अजियतनाक सजा दे सकूँ। अब्बास के लहजे में इंतकाम की आग थी महसूस करते हुए अहमद ने तवील सांस लिया। अल्लाह करे जल्दी वो मिल जाएंगे हमें। अहमद के लहजे में यकीन था। मैं इनका ऐसा हाल करूँगा कि सांस लेते हुए भी मौत मांगेंगे। अब्बास मुश्तइल होते हुए बोला तो अहमद ने इसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया। दिन तेजी से गुजर रहे थे। जिंदगी दुआ के आने से मजीद खुशगवार हो गई थी। अब्बास हफ्ते में 1-2 बार हवेली चला जाता, मगर हुरा और दुआ को अकेले छोड़ने पर कभी रजामंद नहीं हुआ था। सरदार शेरदिल के अलावा हवेली का कोई भी मकीन दुआ से मिलने या इसे देखने नहीं आया था। इस बात का अब्बास को शदीद दुख था, मगर वह फिलहाल इस मामले कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब भी वो हुरा के हक में बोलता था इसकी माँ को ये बात नागवार गुजरती थी। बेशक हुरा और दुआ बेकसूर थी, मगर वो अपनी माँ से भी ये दावत नहीं रख सकता था। वजह माँ और बीवी दोनों में तवाज़ुन रखना था। इसे यही बेहतर लगा कम अज़ हुरा सुकून से रहती, हर परेशान से दूर रहती। वो आज ऑफिस से जल्दी निकला था कि आज इसे हवेली जाना था। माँ से मिलने सीधा वो इनके कमरे में चला के आया था। इसे देखकर हमेशा की तरह वो खिल उठी थी। आज तो रुक जाओ माँ के पास, इन्होंने अब्बास की पेशानी पर हाथ जमाते हुए कहा। माँ से बचाना फिर मुश्किल हो जाता है, जल्दी ऑफिस पहुँचना होता है। वो असल बात न कह सका, घर में हुरा और दुआ को रात को अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जानता था सरदार बीबी को इसकी बात हरगिज़ पसंद ना आए। बस यही बहाने हैं तुम्हारी माँ को अभी दिल करता है कि इसका बेटा इसके साथ खाना खाए। इन्होंने सर झटक कर कहा तो अब्बास ने कहा, ठीक है मैं कल लंच आपके साथ करूँगा। वो मुस्कुरा कर बोला तो सरदार बीबी ने भी मुस्कुराते हुए सर हिलाया। माँ, आप मेरी बेटी से एक बार भी नहीं मिलेंगी? वो बिल्कुल मेरी जैसी है, आप देखेंगी तो बेख्तियार प्यार आएगा आपको इस पर। मैं इनकी गोद में सर रखे लेटा इनके हाथ की अकीदत से थामे शायद इन 2 माह में पहली मरतबा शिकवा करते हुए आखिर में मुस्कुराया था। दुआ का मासूम खूबसूरत चेहरा इसकी आंखों के सामने आया था। इसे अपने दिल में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ, जबकि अब्बास के अचानक सवाल पर सरदार बीबी चौंकी थी। मैं इस महीने की बेटी को तुम्हारी औलाद मानती ही नहीं हूँ। वो खुरदरे अंदाज में बोली थी कि कुछ पल अब्बास इनका स्पाट चेहरा ही तकता रह गया। वो मेरी औलाद है माँ। इस मरतबा वो इनकी गोद से सर उठा के इनके सामने बैठा था, नहायत संजीदगी से गोया हुआ। हम नहीं मानते। वो तुमसे मुस्कुरा कर बोलती, अब्बास ने लब बीच लिए। माँ, आप इतनी सख्त दिल तो कभी नहीं थी। वो मध्यम आवाज़ में लहजे में दुख लिए बोला। मेरी बेटी मरी है, मेरे वजूद का टुकड़ा तड़प तड़प कर मरा है। ज़ालिमों ने मेरी मासूम बच्ची
से जाने कौन से बदले लिए हैं। तुम और तुम्हारे बाप की तरह से फरामोश नहीं कर सकती, तो नहीं भूल सकती अपनी बेटी का दुख। जब जब मैं अपनी इस दुश्मन की बेटी को तुम्हारे साथ खुश देखती हूँ, मेरे दिल में फांस से चुभती है। वो रोंदी है और आवाज़ में कहती है, आखिर में रो पड़ी। उनके लहजे का दर्द आवाज़ को बेचैन कर गया। वो खुद भी तो अपने ऊपर मजबूती का खोल चढ़ा चुका था कि मर्द था, सबके सामने रो भी नहीं सकता था, मगर दिल में कैसे कैसे दर्द थे ये तो वही जानता था। माँ इंसाफ करें, इस सारे मामले में हुरा का कहाँ कसूर है? खुदा की कसम, अगर आप एक जगह भी इसका कसूर भी बता दे तो अपने हाथों से जान ले लूँगा। मगर आप समझे ना माँ, जुल्म अगर हमारे साथ हुआ है, हमारी आप ही के साथ हुआ है, तो जालिमों ने क्या किया है? हुरा इस सारे मामले में अनजान है, बेकसूर है। मैं खुदा से डरता हूँ माँ, पहले ही कम आजमाइश में नहीं है हम लोग। कहीं हुरा के खामोश आंसू हमें मजीद आजमाइश में ना डाल दे। वो इन्हें समझाता हुआ बोल रहा था। लगता है तुम सब भूल गए, मैं से इस लड़की के सिवा अपनी बहन को तुम्हें याद भी नहीं? उन्होंने तंजिया कहा, जबकि अब्बास ने इनकी बात पर नफ़ी में सर लाया। कुछ नहीं भूला माँ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ और लोगों को इंसाफ दिलवाता हूँ, यही काम है मेरा। तो अपनी बहन को क्यों नहीं दिलवाऊंगा इंसाफ? मैंने यकीन दहानी करवा रहा था, मगर इन्होंने इसकी बात को हवा में उड़ाया। तो फिर तलाक दे दो इस लड़की को और तोड़ दो दुश्मन की लड़की के साथ रिश्ता। वो अपनी बात पर अड़ रही थी, जबकि इनका मुतालबा सुनकर चंद पल इनको तकता रह गया। कितनी मरतबा कह चुका हूँ माँ कि आबी वाले मामले में हुरा बेकसूर है, फिर सज़ा इसे कैसे दे दूँ? बिला वजह कैसे इसे छोड़ दूँ? ये नाइंसाफ़ी अपनी बीवी के साथ करने के बाद क्या मुँह दिखाऊंगा खुदा को, जिसने हिसाब लेना है मुझसे? उसे छोड़कर लफ्ज़ छुपा कर अदा करता बोला, क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का अब्बास? कहाँ है तुम्हारी और तुम्हारे बाप की गैरत? आज तुम इस लड़की को ही मजलूम कह रहे हो, तो कल को आबी के कातलों को भी तो खुदा के नाम पे माफ़ कर दोगे? वो एकदम आग बगोला हुई थी। हरगिज़ ना माँ, मैं सिर्फ बेकसूर की हमायत कर रहा हूँ, कातलों को इनके इंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगा बहुत जल्द। ये आपके बेटे का आपसे वादा है। वो इनका हाथ थामते हुआ हुआ, मुझे इनके ख़ानदान की लाशें देखनी है अब्बास, मुझे मेरी बेटी के कातिल हर हाल में तड़पते हुए देखने हैं। वो अब्बास का हाथ झटकते बोली थी। अब्बास ने इस बात में सर लाए, बहुत जल्द माँ, बहुत जल्द वसीयतनाक अंजाम को पहुँचेंगे माँ। अब्बास के चेहरे और लहजे में ऐसा कुछ था कि सरदार बीबी के दिल को सुकून पहुंचा। मुझे अपने बेटे पर यकीन है, तुम सरदारों का खून हो, यकीनन तुम इन्हें खतरनाक सजा दिलवाओगे। मगर वो फौरन से कहती, आखिर में अब्बास की आंखों में देखने लगी। मगर अब्बास ने इनके खामोश हो जाने पर सवालिया अंदाज में आबरू उचकाकर पूछा, मगर तुम वादा करो इस लड़की को छोड़ दोगे? मेरे दिल में आबी के कातलों के बाद आखिरी कांटा इस लड़की की सूरत में चुभता है। वो इस बार अब्बास का एक हाथ अपने हाथ में लेकर दूसरा इसके चेहरे पर जमाई भरपूर ममता का लम्स बख्शी बोली। इनके लहजे में मान था जिसे अब्बास कभी न तोड़ता अगर वो हक बात पर कह रही होती। बोलो मेरे शेर, क्या तुम अपनी माँ की बात रद्द करोगे? तुम चंद लम्हे बाद जब हनूज साख्त इन्हें देखता रहा तो वो इसकी दाढ़ी को अंगूठे से हिलाते हुए बोली, मत देखे माँ के इसका ताल्लुक किस खानदान से था, सिर्फ ये देखे वो मेरी है, आपके बेटे की बीवी और मेरी बच्ची की माँ है। मैं किसी सूरत हुरा को नहीं छोड़ सकता। अब्बास अपने अंदर के इश्तार को बाखूबी काबू करता बहुत धीमे अंदाज में बोला, ठीक है तुम जा सकते हो। और रुख मोड़ कर बोली, इस दुनिया में इस खुदा की ज़ात के बाद वाहिद में मेरा सहारा हो माँ, कैसे इसे छोड़ दूँ? किस जुर्म की सज़ा दूँ इसे? अब्बास हर पल से इन्हें समझ जा चुका था। हर बार वो ठाने बैठी थी कि कोई बात ना सुनेगी ना समझेगी, मगर वो अपनी आदत के मुताबिक तहम्मुल से हर बार इन्हें हकीकत समझाता था। मैं नहीं चाहती तुम इस लड़की से कोई ताल्लुक़ रखो या हमारे ख़ानदान की बहू कहलाए और लोग कहें कि सरदारों में गैरत ही नहीं रही कि बेटी के कातिल के ख़ानदान की लड़की को बहू मान लिया और इंसान नस्ल आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तो सिर्फ ये मालूम है कि लोगों के अभी का महज कत्ल हुआ है, अभी इसके साथ हुए जुल्म का किसी को नहीं पता, वरना क्या मुँह दिखाते लोगों को? वो अब्बास की हर बात को रद्द करती आखिर में रुंधी आवाज़ में बोली थी, जबकि अब्बास ने तवील सांस लेते हुए एक पल को अपने बालों में हाथ फेरते हुए दोबारा माँ को देखा। अभी के साथ हुए जुल्म का चंद लोगों को इल्म था, मगर फिर भी अब्बास खुद के दिल में भी फांस चुभती थी। मेरी बात का जवाब दो अब्बास। अब्बास की खामोशी से इन्हें तकते रहने पर आपने आंसू पहुँचती पूछने लगी, वैसे तो हवेली में शान शौकत से रहना मेरी बीवी और बेटी का हक है, मगर मैं अपनी माँ को भी अजियत नहीं दे सकता, इसलिए वो दोनों हमेशा वही रहेंगी, मगर छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बात साफ कोई से बोला था, तुम मेरे वो बेटे हो जिसने कभी नाफरमानी नहीं की, मगर सिर्फ इस वनी के बारे में तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी, तो कैसे हवाले कर दूँ मैं अपने बेटे को इसके? वो चिंगाड़ती बोली थी, आप माँ है मेरी, आपकी जगह भला कोई ले सकता है? मत परेशान हुआ कर, छोड़े ये सब बातें, जितनी इस बारे में बात करेंगे मामलात मजीद बिगड़ेंगे। अब्बास नर्म अंदाज में कहते हुए इनके हाथ थामने चाहिए, मगर इन्होंने इसका हाथ झटक दिया। ठीक है तुम्हारी बेटी कबूल कर लूँगी, मगर तुम इसे यहाँ ले आओ। वो अचानक बोलते तो अब्बास कुछ पल तो समझ ही नहीं सका कि वो इनकी बात को समझ ही नहीं सका इनकी बात को कि आखिर वो क्या बोल रही हैं। क्या मतलब माँ? वो दबी आवाज़ में बोला, सिर्फ तुम्हारी बेटी को कबूल करेंगे, इस लड़की को यहाँ कोई जगह नहीं। एक पल को अब्बास इनकी ज़ुबान से अपनी बेटी का जिक्र सुनकर उछला था कि दुआ को तो कम अज़ कम इन्होंने अपनी बेटी की औलाद मांगा ना, मगर अगली बात से अब्बास के लफ्ज़ सिकुड़े। दुआ बहुत अच्छी है और औलाद को हमेशा हम वक्त माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है। मैं अगली बार दुआ को आपसे मिलवाने ले आऊँगा।
अब्बास इनको बात समझता मुख्तसर बोला, तुम समझे नहीं शायद, मैंने कहा अपनी बेटी को यहाँ ले आओ। सरदार बीबी अब्बास की बात को नज़रअंदाज करना महसूस करती इस मरतबा अपनी बात पर जोर देते बोली, अब चलता हूँ माँ, फिर आऊँगा। वो बेड से उठ खड़ा हुआ। अब मजीद बहस वो अपनी माँ से वो करने की सकत नहीं रखता था। अपना ख्याल रखिएगा माँ, वो इनके हाथों पर बोसा देता तेज से चलता हुआ अपना स्याह कोट उठाकर बाजू पर धरता कमरे से निकल गया, जबकि सरदार बीबी इसकी उजरत पर सरदा भर के रहेगी। वो वेल से निकला तो सच शुक्र कि अभी शाम होने में वक्त था, मगर जब इसकी गाड़ी शहर के हदूद में दाखिल हुई तो मगरिब की अजानें हो रही है। पास ने गाड़ी का रुख मस्जिद की सिमत किया और नमाज अदा करने के बाद वो कुछ पल यूं ही साथ साथ दो जानू बैठा रहा। ये वो दर है जहाँ वो हमेशा अपनी हाजिरी देता था। वो तुम्हारे सजदे की हालत में मांगता था, यही वजह थी कि इसके सजदे तवील होते थे। इसी बात बहुत सी नमाजी इसकी जानिब मतवज्जा होते थे। इसी दौरान एक बुजुर्ग जो कि अब्बास से हाथ से मुतासिर होते थे, वो अब्बास से हल्की फुल्की बातचीत कर लेते थे। इन्हें अब्बास की वजिया शख्सियत और कीमती कपड़ों से हमेशा हैरत होती थी कि वो दिखने में हासा अमीर कबीर लगता था, मगर इस कच्ची गली की छोटी सी मस्जिद में अक्सर पाया जाता था। इसी दौरान इन्होंने अब्बास इस्लाम दुआ शुरू की थी कि इन्हें वो अच्छा लगने लगा था। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, कैसे हो? अब्बास को अकेला लेटर देख के वो इसी के पास चले आए थे। उनके हशाश पे अंदाज पर अब्बास ख्यालों की दुनिया से लौटा और इन बुजुर्ग को बैठने में मदद दी। वालेकुम सलाम बाबा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मुस्कुराकर सलाम का जवाब देने के बाद अब्बास ने इनसे पूछा, करम है इस पाक ज़ात का इसने जिसने इतने गुनाहों के बावजूद पर्दा रख कर करम किया हुआ है। वो भी जवाबन मुस्कुरा कर गोया, आज कुछ परेशान लग रहे हो? इनके पूछने पर अब्बास मुस्कुराया, जी बस ज़िंदगी में आजमाइशें तो आती रहती हैं, बस खुदा है, खुदा के सामने सरखरू हूँ। अब्बास के लहजे की सच्चाई देखकर वो भी मुस्कुराए। बेशक, लेकिन मुसलमान भाइयों को आपस में अपने दुख बांटने चाहिए। अगर वो और कुछ ना कर सका तो दुआ कर सकता है ना दूसरे मुसलमान के लिए। वो इस पर संजीदगी से बोले। एक सवाल पूछूँ आपसे? अब्बास के लब सूख रहे थे, वो भी संजीदा तासुरात लिए पूछा। बिल्कुल। इन्होंने खुशदिली से इजाज़त दी, जना एक कर्ज है, अगर आप किसी बेटी को दागदार करते हैं तो अपनी खुद की इज्जत वो कर्ज अदा करती है, यही सच है ना? आवाज़ की लड़खड़ाहट पर काबू पाता वो पूछा था, हाँ बिल्कुल यही सच है। इन्होंने फिर भरपूर वजह से अब्बास के चेहरे पर अजियत के तासुरात देखते हुए कहा, मगर एक शख्स जिसने आज तक बाखुदा किसी लड़की को बुरी निगाह से देखना तो दूर, निगाह उठाकर भी कभी नहीं देखा हो, मगर फिर भी इसकी इज्जत दागदार हो जाए तो इससे आगे आवाज़ से बोला ना गया, जबकि इसकी आंखों की नमी इन बुजुर्ग ने बाखूबी देख ली थी। फिर तो ये इस शख्स की आजमाइश है। बेशक खुदा अपने बंदे की इतनी आजमाइश लेता है जितने की वो सख्त रखता है, ऐसे ज़्यादा बोझ नहीं डालता खुदा अपने बंदे पे। अकीदत से कहते हुए अब्बास के हाथ पर अपना हाथ जमा चुके थे, मगर कभी कभी दिल फटता है, दिल करता है हर चीज़ को आग लगा दूँ। अब्बास का चेहरा जब्त करते हुए सुर्ख हो चुका था और लहजे में डर था, सब्र का दामन कभी मत छोड़ना। इन्होंने इसका सुर्ख चेहरा देखते हुए नसीहत की तो अब्बास ने चंद लम्बे बाद सर हिलाया। वो जब घर में दाखिल हुआ तो रात हो चुकी थी। अमूमन वो शाम से पहले घर आ जाता था, मगर आज वो खुरा को आगाह करके गया था कि हवेली जाएगा और वापस पर देर हो जाएगी। मगर लॉन्च में दाखिल होते ही इसे दुआ के रोने की आवाज़ आई। तेज तेज कदम रखता हुआ अपने कमरे की जान बढ़ा, जहाँ हुरा दुआ को गोद में लिए बेलाते हुए चक्कर काट रही थी, मगर दुआ की सूरत चुप नहीं हो रही थी। एक लम्हा साहिब के बगैर अब्बास इनकी जानिब बढ़ा। अब्बास को देखकर हुरा के आंसू भी चेहरे पर गिरने लगे। अब्बास ने नरमी से दुआ को हुरा की गोद से लिया और अपने सीने से लगाकर प्यार करने लगा। बस बस मेरी बेटी, बाबा आ गए ना अपनी बेटी के पास। अब्बास दुआ को गोद में उठाए बोलता प्यार से, शुक्र है आप आ गए। बहुत रो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ है इसको। हुरा भीगी आंखों से इन दोनों बाप बेटी पर जमाए बोली थी। हुरा मेरी जान आप क्यों रो रही हैं? वो अब्बास हैरत ज़दा बोला। बहुत रो रही थी दुआ, मुझे समझ नहीं आई थी क्या हुआ है। हुरा सिसकियाँ भरती अब्बास की गोद में दुआ को देखते बोल रही थी, जो कि अब अब्बास की गोद में रो तो नहीं रही थी, मगर बस रोने के बाद बंदी हिचकी ले रही थी। हुरा मेरी जान, दुआ बच्ची और बच्चे तो रोते हैं, मगर आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? इसके कलाई थाम कर इसे अपने सीने से लगाते हुए अब्बास बोलता। अब्बास के सीने से लगकर हुरा के रोने में मजीद शिद्दत आ गई। अब्बास बेबसी से कभी रोती हुरा को देख रहा था, तो कभी अब अपनी गोद में सोती हुई दुआ को देख रहा था। हुरा प्लीज़ रिलैक्स, लेकिन दुआ को नींद आ रही है इसलिए रो रही थी। अब वो सोच चुकी है, आप भी रिलैक्स हो जाएं, आए यहाँ बैठे। हुरा को साथ लगाए और बेड तक लाया और दुआ को कॉट में लिटाने के बाद बेड पर बैठते रोती हुई हुरा की जाने पड़ा। क्या हुआ मेरी जान, आप तो इतनी बहादुर है, फिर आज कैसे ऐसी क्यों रो रही हैं? हुरा के बराबर बैठ कर इसे अपने साथ लगाते हुए अब्बास ने पूछा, आप लेट आए? मैं बहुत डर गई थी। हुरा सिसकती हुई बोली, जनाब मैं बता कर गया था आज हवेली जाऊँगा। अब्बास ने याद दिलाया तो हुरा ने सिलाया, लेकिन रात हो गई थी। हुरा चंद चेहरा बुलंद करती अब्बास को देख कर बोली तो अब्बास ने बेसाख्ता इसकी पेशानी पर मोहब्बत से महर सब की। सॉरी, आइंदा देर नहीं होगी। वह गलती ना होते हुए भी माफ़ी मांगता बोला कि जानता था कि हुरा एक पल भी अगर वो देर हो जाए तो ऐसे ही परेशान हो जाती है। वादा, पक्का वादा जाना? लबों से इसकी आंखों के आंसू चूमते हुए वो बोला तो हुरा अपने दोनों बाजू अब्बास के गिर्द लपेटती पुरसुकून होगी, जबकि अब्बास हुरा की पेशरफ पर खुल दिल से मुस्कुराया। क्यों आप लोग इस किस्से को ख़त्म नहीं करते? मुझे शादी नहीं करनी। रोहरे की आवाज़ में झंझलाहट के साथ अजियत भी थी, जो इससे मुखातिब इसकी माँ ने खूब महसूस की थी।
मत मारो अंदर से खुद को बेटा, देखना तुम कितनी खुशियाँ मिलती हैं तुम्हें। बस एक बार अब्बास तुम के साथ तुम्हारा निकाह हो जाए, बस एक बार अब्बास के साथ निकाह हो जाए तुम्हारा, फिर तो राज करोगी तुम। वो नूरे का मुरझाया चेहरा देखती बोल रही थी तो नूरे ने अजियत से आंखें मींची और फिर वाह की। छोटे सरदार शादीशुदा हैं, एक बच्चे के बाप है, माँ, और वो कभी भी आपकी खुशियों पर ख्वाहिश पर मुझसे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं। फिर क्यों आप लोग इसी बात पर अड़े हुए हैं? जबकि बावजूद इसकी आवाज़ भीग गई थी। तुम कोशिश तो करो ना, करो बेटा। इस लड़की ने जाने कौन सी अदाएँ दिखाई हैं, तो तुम्हें तो बस इतना ही कह रही हूँ कि छोटे सरदार से मोहब्बत का इजहार करो। बहुत नर्म दिल है, जब वो हवेली आता है तो मिला करो, बात किया करो इनसे। उन्होंने कहा हाथ थामते समझाते हुए बोली, आप चाहती हैं मैं मोहब्बत की भीख मांगूँ इनसे कि मेरे कशकोल में मोहब्बत डाल दे? नूरे को जैसे इनकी बात पर सदमा लगा। मैंने ऐसा कब कहा बेटा? लेकिन कुछ तो करना है ना, हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। जानती हो ना, छोटे सरदार के अलावा तुम्हारे ताया सरदार किसी और से तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। वो परेशान से बोली, मगर इनकी बात पर नूरे ने अफसोस से गर्दन हिलाई। मैं जानती हूँ, और मैं सारी उम्र छोटी सरदार के नाम पर तो गुजार सकती हूँ, मगर अपना किरदार नहीं गिरा सकती। वो दो टोक अंदाज में बोली और आंसू छुपाने के घर से चेहरा मोड़ गई। क्या क्या नहीं किया करती आजकल की लड़कियां अच्छा मुस्तकबिल पाने के लिए, मगर तुम, लेकिन ये भी याद रखना, मैं खामोश नहीं बैठूंगी। वो कहते ही एक अफसोस भरी निगाह नूरे पर डाल के कमरे से निकल गई। पीछे वो शिद्दत से रोने लगी। आखिर इतनी तकलीफें थी जो इसे अभी सहनी थी। सो गाइज, दिस इज अवर episode 3 of नावल में हारी पिया। होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।